तीसरी पर बात कर रहे थे। ठीक, तीसरी पर बात कर रहे थे। तो आइए बात को एकदम शुरू करते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक, तीसरी पंचवर्षीय योजना, थर्ड पंचवर्षीय योजना, थर्ड पंचवर्षीय योजना, थर्ड पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय। यहीं पर बात अधूरी रही थी, तो सारे बच्चा लोग ध्यान से समझे। ठीक, ठीक, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक, समझ गए? आज मैं खुश हुआ तुम लोगों को देख करके। हाँ, तीसरी को एक बार फिर शुरू से ही बताऊंगा। समझ गए? अच्छा, कहीं कहीं आधी तूफान भी आ जा रहा है। तो ममता, ठीक है, सब बच्चे लोग सही है, सब हमारी बिटियाएं सही हैं, सब बच्चे लोग सही है। ठीक, तो देखो, तीसरे पंचवर्षीय योजना में ये बात कही गई कि हम इंडियन इकोनॉमी को टेक ऑफ पोजीशन पर ले जाएंगे। इकोनॉमी को हम कहां ले जाएंगे? टेक ऑफ पोजीशन पर ले जाएंगे, टेक ऑफ पोजीशन पर ले जाएंगे। दरअसल बात यह हो रही थी कि हमारी पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना ने अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया। जो भी लक्ष्य रखे गए थे, अब ऐसा थोड़ा होगा कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में देश विकसित देश बन जाएगा, नहीं। ठीक, थोड़ा थोड़ा पैसा ही था, लेकिन जो भी पैसा था उसी में हमारी उपलब्धियां बहुत थी ना बेटा, उसी में हमारी उपलब्धियां बहुत थी। ठीक, तो होता क्या था कि मैं सबके सवाल लूंगा अभी। गणेश कह रहे पहली बार लाइव आई हूं, ठीक, स्वागत है। कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है पढ़ाई लिखाई में, तो सबके सवाल लूंगा अभी, थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, ठीक ना। जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बात करेंगे तो ये सब सवाल ले लेंगे आपसे कि पढ़ाई लिखाई अच्छी बेहतर कैसे करें। तो कहा गया कि इकोनॉमी को टेक अप पोजीशन पर ले जाएंगे। कहा गया कि कृषि में जो काम शुरू किया है उसे आगे बढ़ाएंगे, उद्योग में जो काम शुरू किया है उसे आगे बढ़ाएंगे, और उद्योग और कृषि को संतुलित अवस्था में ले जाते हुए, बैलेंस बनाते हुए अपनी इकोनॉमी को टेक ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे? अपनी इकोनॉमी को टेक ऑफ कर देंगे। समझ में आ रही है बात ना? अपनी इकोनॉमी को हम क्या कर देंगे? टेक ऑफ कर देंगे। अर्थात बात ये थी कि एक तरफ हमारी एग्रीकल्चर है, बात ये थी कि एक तरफ हमने एग्रीकल्चर पर काम किया है, दूसरी तरफ हमने इंडस्ट्री पर काम किया है। पहली पंचवर्षीय योजना पर में एग्रीकल्चर पर काम शुरू हो गया था, दूसरी में इंडस्ट्री पर काम शुरू हो गया था, तीसरी में कहा, थर्ड में कहा गया कि इन्हीं दोनों के बीच बैलेंस बनाते हुए, संतुलन बनाते हुए, बैलेंस बनाते हुए हम इकोनॉमी को टेक ऑफ पोजीशन पर ले जाएंगे, टेक ऑफ पोजीशन पर ले जाएंगे, इकोनॉमी को टेक ऑफ पोजीशन पर ले जाएंगे, उड़ा देंगे अपनी इकोनॉमी को। अब एक बात और, जब हम कहते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना सफल रही, पहली पंचवर्षीय योजना सफल रही, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कृषि एकदम बहुत विकसित हो गई, हमारा उद्योग एकदम विकसित हो गया। पहली पंचवर्षीय में कहा गया कि कृषि को आधुनिक बनाने की शुरुआत करेंगे, तो शुरुआत हो चुकी थी। दूसरी में कहा गया कि हम देश के औद्योगिकरण की नींव रखेंगे, उत्पादन नहीं कर रहे, नींव रख रहे हैं, उद्योग बनाना शुरू कर रहे हैं। दूसरी में भी काम कर दिया गया। अब कहा गया ठीक है, कृषि में काम शुरू हो गया, उद्योग में काम शुरू हो गया, अब दोनों कामों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तीसरी में कहा गया ठीक कि दोनों कामों को आगे बढ़ाते हैं और बैलेंस रखते हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पर, और इकोनॉमी को अपने टेक ऑफ पोजीशन पर ले जाते हैं। यह जो बात थी वो ये थी कि हम तेजी से विकास की रफ्तार को बढ़ाएंगे, देश को हम तेजी से आगे ले जाएंगे, देश के सामने जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। इसीलिए ये कहा गया, इस योजना का जो लक्ष्य रखा गया वो लक्ष्य ये था कि इस योजना का लक्ष्य था, उद्देश्य था आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था। लक्ष्य था ठीक, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, लक्ष्य था आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना, आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना। क्या बनाना? आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना। कहा गया सेल्फ रेलिएंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी की स्थापना करें। कहा गया कि देखिए, जब हम स्व उत्पादक बनेंगे तो अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे, जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो हमें स्व उत्पादक बनना ही। तो इस योजना का लक्ष्य रखा गया कि हम आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाएंगे। तो मेन चीज पर फोकस किया गया, जो मेन फोकस था वह यह था कि अन्य काम तो करेंगे लेकिन दो चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। एक फोकस करेंगे हम औद्योगिकरण पर, तेजी से औद्योगिकरण करेंगे, और दूसरा हम फोकस करेंगे खाद्यान्न उत्पादन पर, खाद्यान्न उत्पादन पर। ये दो मेन फोकस रखा गया। इसके बाद बात ये कही गई, ठीक, क्या कमेंट फिर रुक गया है? थोड़ा देखिए भाई, कमेंट क्यों रुक गया है? औद्योगिकरण और खाद्यान्न उत्पादन पर हम मेन फोकस करेंगे, औद्योगिकरण और खाद्यान्न उत्पादन पर हम मेन फोकस करेंगे। बात हो गई, देश आगे चल पड़ा। इस योजना की शुरुआत की गई थी कब से? तो 1961 से 1966, यही इस योजना का कालखंड था। 1961 से लेकर के 1966 इस योजना का कालखंड था। यह योजना शुरू ही हुई, इस योजना पर ग्रहण लग गया। कहते हैं यह भारत की सबसे अभागी योजना। इस योजना के दुर्भाग्य की कतारें बड़ी लंबी थी, इतनी लंबी थी कि पूछो मत, एक आपदा जाती तो दूसरी आपदा आ जाती। अभी 61 में योजना शुरू हुई थी, संसाधनों का बंटवारा ही हो रहा था कि काम शुरू किया जाए। तब तक 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया, भारत चीन युद्ध हो गया, और इस युद्ध में भारत की पराजय हो गई। हुआ क्या कि एक तरफ युद्ध शुरू हुआ तो सारा पैसा युद्ध की तरफ झोंक दिया गया, लेकिन जब भारत हारा तो भारत का मनोबल टूट चुका था। एक लहूलुहान भारत गिरा पड़ा था। ऐसा लगता था जैसे हिंदुस्तान बिल्कुल उस गंगापुत्र भीष्म की तरह हो गया है जो महाभारत के युद्ध में बाणों की सरसैया पर पड़ी थी। लेकिन इस देश की कुछ खास विशेषताएं हैं। इकबाल ने कहा था
ये कुछ खास है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दुश्मन रहा है हरदम दौरे जहां हमारा। 1962 के इस पराजय से देश धीरे धीरे निकलना शुरू होगा। अभी कुछ बात होती तभी 1965 में भारत चीन का युद्ध हो गया, सॉरी भारत पाक युद्ध हो गया। इसका हो गया भारत पाक युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारत की विजय हुई, मनोबल तो वापस आया, लेकिन संसाधन सारे के सारे इस युद्ध में ही लगा दिए गए। सारे के सारे संसाधन इस युद्ध में ही लगा दिए गए। ठीक, अब दिक्कत कहां हुई? भारत जीता भारत था, भारत विजयी भारत था, लेकिन 62 के बाद सारे पैसे खर्च हुए थे। 65 में सारे जो पैसे बचे थे वो युद्ध में लगा दिए गए। खाने के लाले पड़ गए थे, देश में खाने के लाले पड़ गए थे। कल हमने बताया था, हमारे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि भारत का हर व्यक्ति एक दिन उपवास करेगा, भूखा रहेगा, ताकि कुछ तो होना। बात यहीं तक नहीं रुकी। ठीक, अभी हम निकल ही रहे थे कि 1965 और 66 में, अभी 65 के युद्ध से निकले कि 1965 और 66 में पूर्वी भारत में भयंकर सूखा पड़ गया। पूर्वी भारत में सूखा पड़ गया। दरअसल ये सूखे की शुरुआत पिछले 3 साल से हो गई थी, हल्की फुल्की बारिश कम हो रही थी, लेकिन 65 और 66 में आते आते ये सूखा इतना भयंकर हो गया, बारिश की एक बूंद नहीं पड़ी। आजादी के बाद का सबसे बड़ा और आखिरी अकाल यही था। लोगों ने घासे खा खा करके जीवन गुजारा, बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग भूख से मारे गए। इस सूखे को मैनेज करने में सरकार के पास जो कुछ भी था वो लगा दिया, पूरी की पूरी सरकार की कमर टूटी। और परिणाम ये निकला कि बहुत तेज से महंगाई बढ़ गई, बहुत तेज से महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। आप लोग इस दौर का सिनेमा देखना तो जितने भी गीत हैं सब महंगाई के लिए लिखे। इस दौर का सिनेमा देखना तो जितना भी गीत है, जितने ही किस्से कहानियां हैं, सब महंगाई पर ही लिखी। बेहिसाब महंगाई बढ़ गई, जनता का जीना मुहाल हो गया। इस महंगाई के दौर में हमने 2-2 युद्ध लड़ा था, सूखा पड़ा तो काफी अनाज हमें भारत के बाहर से खरीदना पड़ा, काफी हथियार हमें भारत से बाहर से खरीदने पड़े, और ऐसे में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो खाली हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया, जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार था एकदम खाली हो गया। देश के सामने विदेशी मुद्रा का संकट आ गया, देश के सामने विदेशी मुद्रा का संकट आ गया। क्या आ गया? विदेशी मुद्रा का संकट आ गया। पूरे के पूरे देश के सामने विदेशी मुद्रा का संकट आ गया। और इसी दौर, यही वो कालखंड है जिसमें 2 राजनीतिक क्षति हुई। भारत के 2 शीर्ष नेता नेहरू जी, ठीक, नेहरू जी प्लस शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, 1 साल के अंतराल में इन दोनों नेताओं की का स्वर्गवास हो गया, मृत्यु हो गई। इससे देश में एक राजनीतिक और हताशा आ गई कि अब देश को आगे लेकर के कौन जाएगा। देश संकट में था, लेकिन देश अपने नेता की तरफ देखता था तो उम्मीद बढ़ती थी। पहले नेहरू थे, लगता था नेहरू निकाल लेंगे, नेहरू के बाद शास्त्री आए, लगा कि ये आदमी हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर देगा, अपने दौर का सबसे प्रसिद्ध आदमी है, अपने दौर का सबसे ईमानदार आदमी है, अपने दौर का सबसे समर्पित आदमी है, लगा कि ये हमारा नेता हमें विपत्तियों से निकाल देगा। लेकिन अचानक शास्त्री जी की मौत हो गई। रूस गए हुए थे, बड़ा सस्पेंस है, लोग कहते हैं हार्ट अटैक हुआ, लोग ये भी कहते हैं साक्ष्य ज्यादा इसी के प्रति है, खुफिया एजेंसियों ने जहर दे दिया। कुल मिला जुला करके नेहरू की मौत से जो खालीपन हुआ था उसको शास्त्री अभी भरने की कोशिश कर रहे थे कि शास्त्री की मौत हो गई। खाली विदेशी मुद्रा भंडार, बढ़ती महंगाई, देश के पूर्वी हिस्से में बंगाल, बिहार, उड़ीसा पूर्वी हिस्से में पड़ा हुआ अकाल, 2-2 युद्ध की त्रासदी, भारत एकदम घुटनों पर आ गया और भारत ने पहली बार आईएमएफ से कर्जा लिया। पहली बार, फर्स्ट टाइम भारत ने आजादी के बाद आईएमएफ से कर्ज लिया। क्या लिया? तो पहली बार भारत ने आईएमएफ से कर्ज लिया। पहली बार भारत जा रहा है आईएमएफ से कर्ज ले रहा है। कुल मिला जुला करके यह योजना सफल नहीं हुई, पूरी तरह से विफल योजना, विफल योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी, यह बुरी तरह से एक विफल योजना हो गई। किसी भी लक्ष्य को यह योजना प्राप्त नहीं कर सकी, बल्कि पहली दूसरी पंचवर्षीय योजना में देश थोड़ा सा आगे बढ़ा था और पीछे आ गया। लोगों में एक अजीब सी हताशा थी, लोगों में एक अजीब सी निराशा थी। लोग घूम के करके कहने लगे कि आजादी किस काम की। महंगाई ने इस कदर कमर तोड़ दी कि जगह जगह धरना, प्रदर्शन, आंदोलन इत्यादि होने लगे। पूरे देश में एक अलग ही रोष, अलग ही आक्रोश, अलग ही निराशा का माहौल था। तो यह योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी, यह बुरी तरह से विफल योजना हो। फिर भी इस कालखंड में कुछ काम हुए, तो कुछ उपलब्धियां भी इस योजना के खाते में दर्ज की गई। तो कुछ उपलब्धियां, थोड़ी इनकी चर्चा कर लेते हैं। जो कुछ थोड़ी बहुत उपलब्धियां थी, थोड़ी सी जो उपलब्धियां थी, थोड़ी सी इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो जो थोड़ी बहुत उपलब्धियां थी वो पहली थी, किसी योजना में, ठीक, 1964 में मवेशी विकास कार्यक्रम चलाया गया। मवेशी विकास कार्यक्रम चलाया गया, दुग्ध उत्पादन के लिए मवेशी विकास कार्यक्रम चलाया गया 1964 में। ये एक उपलब्धि थी। 1963 में ही यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, यूटीआई की स्थापना की गई। आगे जब बैंकिंग सिस्टम बताऊंगा ये सब क्या है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1963 में। 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई, सॉरी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई 1964 में। 1964 में, ठीक, भारतीय औद्योगिक, ठीक, विकास बैंक की स्थापना की गई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई, एफसीआई जिसे कहते हैं, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। ये सारे काम किए गए। जब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बताऊंगा तो भारतीय खाद्य निगम इत्यादि आएगा। ये बात रही तीसरी पंचवर्षीय योजना की। एकदम क्लियर हो गया? यानी 1966 में आकर के उड़ाना भैया, कमेंट रुक गया तो देखो वहां से संपर्क करो।
समझ में आ गई बात? तो यहां से आकर के तीसरी पंचवर्षीय योजना 19 यही रुका है, वहां संपर्क करो। 1964 में 1966 में आकर के यह तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो जाए। अब देखिए 1961 में यह तीसरी चली थी और 1966 में आकर के समाप्त होती। ठीक, थोड़ी बहुत उपलब्धियों के साथ भारत की सबसे विफल, सबसे फेल्योर योजना। 1966 में भारत ने आईएमएफ से कर्जा लिया था पहली बार। 1966 में भारत विश्व बैंक भी गया, कुछ हमें कर्जा दे दीजिए। तो 1966 में जब भारत विश्व बैंक गया, भारत ने कहा कि हमारे यहाँ महंगाई बहुत बढ़ गई है, हमारे यहाँ घाटा बहुत हो गया है, हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं है कि हम बाहर से पेट्रोलियम खरीद पाए, कुछ हमें कर्जा दे दीजिए। तो विश्व बैंक ने भारत से कहा कि आप रुपए का अवमूल्यन कीजिए, रुपए का अवमूल्यन कीजिए, अपने रुपए की वैल्यू गिरा दीजिए। तो 1966 में एक और घटना घटी, रुपए का अवमूल्यन। इसी पंचवर्षीय योजना के लास्ट में रुपए का अवमूल्यन हुआ। तो रुपए का अवमूल्यन पहली बार हो रहा था, रुपए का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन। देखो जब सरकार रुपए की वैल्यू को गिराती है तो उसे कहते हैं रुपए का अवमूल्यन। मतलब जैसे मान लीजिए अगर $1 बराबर, हम उस दौर की बात कर रहे हैं, मान लीजिए 20 रुपया होता है, तो सरकार कह रही है अब $1 बराबर हमारा 30 रुपया हो जाएगा या हमारा 40 रुपया। सरकार ने कह दिया कि $1 बराबर 30 रुपया, अर्थात रुपए की वैल्यू गिरा दी गई। जो रुपए की वैल्यू गिराई जाती है उसे ही रुपए का अवमूल्यन कहते हैं। शब्द है रुपए का अवमूल्यन। रुपए के अवमूल्यन का मतलब होता है कि सरकार अपने ही रुपए की वैल्यू खुद ही गिरा रही है। अर्थात 1966 में भारत अपने रुपए का अवमूल्यन करता है। किसकी सलाह पर करता है? तो विश्व बैंक की सलाह पर करता है। ठीक, क्यों करता है? क्योंकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एकदम खाली हो गया था। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि फर्स्ट टाइम भारत क्या करता है? रुपए का अवमूल्यन करता है। किसकी सलाह पर? तो विश्व बैंक की सलाह पर। विश्व बैंक की सलाह पर। ठीक, विश्व बैंक की सलाह पर भारत अपने रुपए का अवमूल्यन करता है। क्यों करता है? क्योंकि भारत के पास विदेशी मुद्रा नहीं थी। भारत के पास विदेशी मुद्रा का संकट आ गया। अब आपके दिमाग में यह बात उठ रही होगी कि आखिर विदेशी मुद्रा के संकट के समय रुपए का अवमूल्यन क्यों किया जाए? ठीक, दरअसल विदेशी मुद्रा के संकट के समय रुपए का अवमूल्यन एक तात्कालिक समाधान होता है। भारत विश्व बैंक के पास पहुंचा, विश्व बैंक से कहा कि हमें कुछ डॉलर दीजिए, विदेशी मुद्रा दीजिए, हमें पेट्रोलियम खरीदना है। विश्व बैंक ने कहा आपकी स्थितियों पर अभी हम तुरंत आपको पैसा नहीं दे सकते हैं, आईएमएफ ने अभी आपको पैसा दिया था, आप एक काम कीजिए, अपने रुपए का अवमूल्यन कर दीजिए, रुपए की वैल्यू गिरा दीजिए। आप रुपए की वैल्यू गिराएंगे तो आपके देश में ढेर सारे निर्यातक आएंगे, ढेर सारे लोग निर्यात करेंगे। ठीक, और जब ढेर सारे लोग निर्यात करेंगे, ठीक, तो आपका विदेशी मुद्रा भंडार आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? बीच बीच में देखते हैं। क्लियर हो गई बात? समझ गए? बताओ मुझे, बच्चा लोग बताओ। रुक गए बच्चा लोग, बताओ। ठीक, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर रुपए का अवमूल्यन तो आज भी हो रहा है। नहीं, ये रुपए का अवमूल्यन नहीं है, रुपए का मूल्यह्रास है। ठीक, ठीक, अच्छा, पूजा कर रही है कि बुक में बताया है कि सेकंड पंचवर्षीय योजना प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। यही तो हम भी बताए हैं, पीसी महालनोबिस, उन्हीं प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा को कहा जाता है पीसी महालनोबिस, इसी को कहा जाता है नेहरू महालनोबिस मॉडल। देखो अब थोड़ा इसके बैक में जाते हैं। दो चीज होती है, ये रुपया है, ये रुपया है। जब इस रुपये की वैल्यू, जब हम रुपया डॉलर समझाएंगे बताएंगे, जब रुपये की कीमत बाजार में खुद ब खुद गिरती है, बाजार में खुद गिरती है, खुद गिरती है। जैसे गाना नहीं गाया जाता है झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में, तो अभी कुछ दिन पहले गाना चला था रुपया गिरा रे अंतरराष्ट्रीय बाजार में। ठीक, रुपया गिरा रे अंतरराष्ट्रीय बाजार में। तो जब रुपये की वैल्यू बाजार में खुद गिरती है, इसे कहा जाता है कि रुपये का मूल्य ह्रास हुआ है। रुपये का क्या हुआ है? मूल्य ह्रास हुआ है। लेकिन रुपये की वैल्यू, इसी रुपये की कीमत जब सरकार गिराती है, कीमत सरकार गिराती है, सरकार गिराती है, तो जब रुपये की कीमत सरकार गिराती है तो कहा जाता है रुपये का अवमूल्यन हुआ। जैसे अभी कुछ दिन पहले कोरोना के बाद जो डॉलर के मुकाबले रुपये की वैल्यू गिरी थी, उसे कहा गया कि रुपये का मूल्य ह्रास हुआ है, बाजार में गिरा है। ठीक, क्यों हुआ है? ये रुपया डॉलर वाले चैप्टर में बताएंगे। जब सरकार खुद गिराती है तो रुपये का अवमूल्यन होता है। वर्ल्ड बैंक सेकंड पंचवर्षीय योजना में कह रहा है, ठीक, विश्व बैंक सेकंड पंचवर्षीय योजना में कह रहा है कि आपके पास विदेशी मुद्रा का संकट है, आपके पास विदेशी मुद्रा का संकट है, आप अपने रुपये का अवमूल्यन कीजिए, आपके पास विदेशी मुद्रा तत्कालिक तौर पर आ जाएगी। तो आप सोच रहे होंगे कैसे आएगी, तो मैं बताता हूं। देखो मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक, मान लीजिए ये इंडिया है, ये इंडिया है। ठीक, समझ में आ गई बात? एक पूछ रहा है रुपया डॉलर के मुकाबले इतना क्यों गिरा, बताएंगे अभी तो बात शुरू सब आएगा। ठीक, समझना बात को। मान लीजिए इंडिया है, ये कोई निर्यातक है, ये कोई व्यापारी है, ठीक, जो भारत आता है सामान खरीद करके बाहर बेचता है। तो जब व्यापारी भारत आता है, और मान लीजिए इस समय, उस समय, ठीक, उस समय की बात कर रहे हैं, $1 बराबर 20 रुपये, मान लीजिए $1 बराबर 20 रुपये था। ठीक, तो ये व्यापारी जब इंडिया आएगा, सपोज दैट कीजिए कि यह $1,00,000 लेकर के आ रहा है, आरबीआई को देगा, तो रुपया इसे कितना मिलेगा? 20 लाख रुपया मिलेगा, क्योंकि $1 बराबर 20 रुपये। तो यह जो व्यापारी है, या इंडिया आया $1,00,000 लेकर के, लेकिन मिला क्या इसको? 20 लाख रुपए। अब 20 लाख रुपए का ढेर सारा यह सामान खरीदेगा, ठीक, और सामान ले जाकर के विदेश में निर्यात करेगा, बेच दिया, ठीक, प्रॉफिट कमा लिया। यानी जब आ रहा है खरीदारी करने तो डॉलर दे रहा है, आरबीआई को रुपया ले रहा है, तो डॉलर का भंडार हो गया। मान लीजिए सरकार ने रुपए का अवमूल्यन कर दिया, और सरकार ने क्या किया? सरकार कह रही है कि हम इसका वैल्यू घटा रहे हैं, अब $1 बराबर 30 रुपया हो जाए, वैल्यू घटा दिए। तो यही व्यापारी अगर $1,00,000 लेकर के आएगा,
यही व्यापारी अगर $1 लाख लेकर के आएगा तो अब इसे कितना मिलेगा? अब इसे मिलेगा 30 लाख रुपए। यानी व्यापारी पहले भी $1 लाख लेकर आ रहा था तो 20 लाख रुपए मिल रहा था, अब भी व्यापारी $1 लाख ही ला रहा है, लेकिन मिल क्या जा रहा है? 30 लाख रुपए। यानी पहले लाया $1 लाख तो 20 लाख का सामान खरीदा, अब भी $1 लाख ला रहा है तो 30 रुपए का सामान, 30 लाख का सामान खरीदा, तो ढेर सारा सामान उसने खरीदा ना। पहले उतना ही डॉलर लेकर के आता था, 20 लाख का सामान खरीदता था, अब उतना ही डॉलर लेकर आ रहा है, 30 लाख का सामान खरीद रहा है, ढेर सारा सामान खरीद रहा है, ये ढेर सारा निर्यात करेगा, तो इस व्यापारी को ढेर सारा निर्यात करेगा तो ढेर सारा प्रॉफिट हो। तो दुनिया भर के सारे व्यापारी क्या कहेंगे? करे इसमें रुपए की वैल्यू गिरी है, रुपए की वैल्यू गिरी है, सरकार ने अवमूल्यन किया, चलो भारत से निर्यात करते हैं, तो भारत का निर्यात अचानक बढ़ जाएगा। जब ढेर सारे व्यापारी आएंगे, ढेर सारा डॉलर लेकर के आएंगे, आरबीआई को देंगे, विदेशी मुद्रा भंडार भर जाएगा। ठीक, विदेशी मुद्रा भंडार भर जाएगा। यह तात्कालिक, यह क्या होता है? यह तात्कालिक इलाज है अगर किसी देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं। यह दुर्गामी इलाज नहीं है, यह तात्कालिक इलाज है। यह दुर्गामी इलाज नहीं है, यह तात्कालिक इलाज है। ठीक, समझ में आ गई बात? तो विश्व बैंक ने यही कहा था कि आपको तात्कालिक इलाज की जरूरत है, आप अपने रुपए के अवमूल्यन कर दो ताकि आपका तुरंत का तुरंत कुछ व्यवस्थाएं संभल जाए। तो भारत सरकार ने 1966 में रुपए का अवमूल्यन कर दिया। क्या कर दिया? 1966 में भारत सरकार ने रुपए का अवमूल्यन कर दिया। और जब भारत सरकार ने 1966 में रुपए का अवमूल्यन कर दिया तो इसका परिणाम यह हुआ कि भारत का निर्यात अचानक तेजी से बढ़ गया, निर्यात बढ़ा, और जब निर्यात बढ़ा तो भारत के पास विदेशी मुद्रा आई, विदेशी मुद्रा आई और भारत विदेशी मुद्रा संकट से बाहर निकला। ठीक, विदेशी मुद्रा संकट से बाहर निकला, विदेशी मुद्रा संकट से बाहर निकला, भारत विदेशी मुद्रा के संकट से बाहर निकला। ये रही रुपए का मूल्यन जो 1966 में हुआ था। समझ में आ गई बात? सबको समझ में आ गया? ठीक, अब देखिए फिर लौटते हैं उसी कालखंड, यानी 1961 से लेकर के 1966 तक, 1966 तक थर्ड पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा, थर्ड योजना का टाइम रहा। ठीक, योजना का कार्यकाल रहा, कार्यकाल रहा, थर्ड पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा 1961 से लेकर के 1966 तक। यह योजना बुरी तरह विफल हुई। आत्मनिर्भर स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ यह योजना आई थी, पूरी तरह से विफल रही। सब कारण समझ गए। अंत में थोड़ा सा रुपए का अवमूल्यन हुआ तो थोड़ी सी बात बाहर निकली। अब होना क्या चाहिए था? 1966 से चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू होनी थी। होना तो यही था कि 1966 से हम चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू करें, लेकिन हालात बहुत खराब थे। ठीक, अगर हम देखते हैं कि 1966 के लास्ट तक आते आते 1966 तक आते आर्थिक हालात खराब थे, आर्थिक हालात खराब थे, आर्थिक हालात क्या थे? खराब थे। जब आर्थिक हालात खराब थे 1966 तक आते आते आर्थिक हालात खराब थे, तो सरकार ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम अभी चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं ला पाएंगे। यानी जो चौथी पंचवर्षीय योजना आनी चाहिए थी 1966 में, वो चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 में नहीं आ पाई। सरकार ने कहा आर्थिक हालात नहीं ठीक है, हम अभी चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं लाएंगे, बल्कि इसकी जगह सरकार ने कहा हम एक एक साल की योजनाएं लाएंगे, जब थोड़ी सी हमारी आर्थिक हालात ठीक हो जाएगी तो पुनः हम चौथी पंचवर्षीय योजना लाएंगे। तो सरकार ने कहा कि 1966 और 67 के लिए एक वर्ष की योजना लाई गई। ठीक, फिर 1967 से 68 के लिए दूसरी योजना लाई गई, फिर 1968 से 1969 के लिए तीसरी योजना लाई। यानी यह 3 साल सिर्फ एक एक वर्ष की योजना लाई गई, पंचवर्षीय योजनाएं नहीं लाई गई। और इसी 3 साल को प्लान हॉलिडे कहा जाता है, योजना अवकाश कहा जाता है। कहा जाता है कि पंचवर्षीय योजनाएं छुट्टी पर चली गई थी, इन 3 साल को योजना अवकाश कहा जाता है, प्लान हॉलिडे कहा जाता है। 3 साल क्या थे? प्लान हॉलिडे। ठीक, या 3 साल क्या थे? या 3 साल प्लान हॉलिडे के साल थे, प्लान हॉलिडे। इनको कहा जाता है प्लान हॉलिडे। इन 3 सालों को कहा जाता है प्लान हॉलिडे। ये रही तीसरी पंचवर्षीय योजना, रुपए का अवमूल्यन। और उसके बाद आने वाले 3 सालों तक, ठीक, 1966 से 67, 1967 से 68 और 1968 से 1969, ये 3 साल प्लान हॉलिडे के काल रहे, योजना अवकाश के काल रहे। सरकार ने कहा कि अब इन 3 सालों में पानी पी लेता हूं। हाँ भाई, तो फिर चला गया। इन 3 सालों में हम कोई योजना लेकर के नहीं आएंगे, योजनाओं को छुट्टी पर भेज दिया, योजना अवकाश शुरू हो गया। छोटे छोटे काम होते रहे, छोटे छोटे काम होते रहे। सरकार ने कहा कि छोटे छोटे काम करके हम अपनी आर्थिक स्थितियों में सुधार करते हैं। यह 3 साल योजना अवकाश इसलिए कहा जाता है कि इस 3 सालों में पंचवर्षीय योजनाएं नहीं थी, इन 3 सालों में कोई 5th ईयर प्लान नहीं था। इसका मतलब नहीं कि सब कुछ छुट्टी पर है। दरअसल इन 3 सालों में पिछली योजनाओं से, पिछली विफलता से कुछ सबक लिए गए थे। देश ने कुछ सबक लिया। देश ने कहा कि हम कुछ छोटे छोटे काम करते हैं इन 3 सालों में, और छोटे छोटे काम करके जब हम 3 सालों में अपने आर्थिक हालात को ठीक कर लेंगे तो पुनः हम चौथी पंचवर्षीय योजना लेकर के आएंगे। अर्थात योजना अवकाश का मतलब यह है कि पंचवर्षीय योजना नहीं थी, यानी 5 साल का डेवलपमेंट का लक्ष्य बना करके काम नहीं हो रहा था, छोटे छोटे लक्ष्य तय किए जा रहे थे और एक एक साल में उनको पूरा करने की कोशिश की जा रही थी। तो आइए देखते हैं इस प्लान हॉलिडे में, इस 3 साल में आखिर सरकार कर क्या रही थी। इस प्लान हॉलिडे में, इस 3 साल में, जिसे प्लान हॉलिडे कहते हैं, जिसे हम प्लान हॉलिडे कहते हैं, ठीक, जिसे हम प्लान हॉलिडे कहते हैं, जो 3 साल चला 1966 से 1967, ठीक, 1967 से 1968 और 1968 से 1969, ठीक, जो प्लान हॉलिडे चल रहा है, कर क्या रहे हैं। इस प्लान हॉलिडे में सरकार ने कहा कि हम एक नई रणनीति पर काम करें,
नई रणनीति पर काम करेंगे। तो सवाल उठता है, इस प्लान हॉलिडे में कौन सी नई रणनीति थी? क्या वो नया काम था जो सरकार करने जा रही थी? तो सरकार ने कहा हम एक नई रणनीति लेकर के। तो नई रणनीति क्या है, थोड़ा सा इसे समझते हैं। इस नई रणनीति के तहत सरकार ने कहा कि हम सबसे पहले अभी अकाल से जूझ करके आए हैं, अनाज के अभाव में लोगों की मौत देख करके आए हैं, भूख से मौतें देख करके आए हैं, सबसे पहले हम अपनी खेती पर काम शुरू करते हैं। और सरकार ने लाई हरित क्रांति। सरकार ने कहा कुछ नहीं, इंदिरा गांधी का दौर था, ठीक, शेरनी रंगमंच पर आ गई थी, सरकार ने कहा, इंदिरा गांधी ने कहा कि सबसे पहले हम खेती को ठीक करते हैं, अब ये देश भूख से मौतें नहीं देखेगा। तो हरित क्रांति पर काम हुआ। दूसरा काम हुआ, इसी हरित क्रांति के तहत सरकार ने कहा कि हम तेजी से, इसी हरित क्रांति के तहत कई काम किए गए, जैसे हरित क्रांति के तहत सरकार ने कहा कि हम इस हरित क्रांति के तहत उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग करते हैं, अर्थात ढेर सारे हाई यील्डिंग सीड्स बनाएंगे, किसानों को देंगे। यानी क्या किया गया, उच्च उत्पादकता के बीजों का प्रयोग शुरू किया गया। उच्च उत्पादकता के बीज का उत्पादन, उच्च उत्पादकता के बीज का उत्पादन। पहला काम तो ये शुरू कि भाई नए नए क्वालिटी के बीज लाते हैं जो उत्पादन बढ़ाएं। उर्वरकों का उत्पादन और प्रयोग पर जोर दिया गया। उर्वरकों का उत्पादन, भैया उत्पादन होगा तभी ना प्रयोग होगा। उर्वरकों का उत्पादन, साथ साथ सिंचाई क्षमता का विस्तार। सिंचाई क्षमता का विस्तार, कहा गया कि हम सिंचाई क्षमता का विस्तार करेंगे। और कृषि में मशीनों का प्रयोग, कृषि में मशीनों का प्रयोग, कृषि में मशीनों का प्रयोग। क्या करेंगे, कृषि में मशीनों का प्रयोग। यानी यही नई रणनीति थी, 3 साल में यही काम होने थे। यही नई रणनीति थी, यही काम 3 साल में होने थे। और काम ये होने थे, सरकार ने कहा इस 3 साल में हरित क्रांति करेंगे, देश की खेती किसानी को मजबूत करेंगे। और इसके लिए इन 3 सालों में, ठीक, उच्च उत्पादकता के बीजों का उत्पादन बढ़ाएंगे, उन्हें खेतों तक ले जाएंगे। उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाएंगे, उन्हें खेतों तक ले जाएंगे। तेजी से सब काम छोड़ के सिंचाई क्षमता का खूब विस्तार करेंगे, खेतों तक पानी पहुंचाएंगे, ठीक। और साथ साथ कृषि में मशीनरी का प्रयोग करेंगे, ट्रैक्टर बनाएंगे, किसानों को देंगे, पंप बनाएंगे, किसानों को देंगे, कल्टीवेटर बनाएंगे, किसानों को देंगे, सब काम करेंगे। यही रणनीति थी। और 3 साल की यह रणनीति रंग लाई। पिछली पंचवर्षीय योजना के दौरान जो आर्थिक संकट आया था, जो भूखमरी आई थी, इस रणनीति ने उस भूखमरी को, उस आर्थिक संकट को आत्मसात कर लिया। ठीक, उस रणनीति ने क्या किया, उस रणनीति ने उस आर्थिक संकट को आत्मसात कर लिया। अर्थात नई रणनीति रंग लाई। जो नई रणनीति थी, जो नई रणनीति रंग लाई, ठीक। और जो तीसरी योजना से देश को, तीसरी योजना के दौरान, ठीक, जो आर्थिक संकट आया था, जो आर्थिक संकट आया था, विशेष करके जो खाद्यान्न का संकट आया था, यह आर्थिक संकट, खाद्यान्न का संकट समाप्त हुआ, देश एक थोड़े से मजबूत स्थिति में आ गया। ये रही तीसरी योजना के बाद 3 साल का प्लान हॉलिडे, 3 साल की रणनीति। समझ में आ गई बात? बताओ बच्चा लोग, सबको बात समझ में आ गई? बड़ा छोटा ही आंखें समझ देखिए ज्योति, ठीक। अब जब कृषि पढ़ाएंगे बताएंगे स्वामीनाथन मॉडल क्या था, ये था, क्या था, कैसे था, क्या 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 था, सारी बातें। यहाँ हम सिर्फ एक इतिहास को लेकर के चल रहे हैं, ताकि जब हम आज तक पर आए, जब हम अभी जब इतिहास पर बात कर लेंगे, इससे फायदा क्या होगा कि हम विचारधारा समझ लिए हैं। पूंजीवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, नवपूंजीवाद क्या होता है, सब समझ लिए हो। धीरे धीरे जब हम आर्थिक इतिहास जब आपको लेकर के 2024 तक आ जाएंगे, तब आप एक मुकम्मल स्थिति में होगे। एक तरफ विचार समझ चुके हो, दूसरी तरफ हिस्ट्री समझ चुके हो, तब आपको सीधे बैंकिंग की दुनिया में ले जाना मजेदार होगा, आसान होगा, रोचक होगा। ये रही कहानी तीसरी पंचवर्षीय योजना की। और उसके बाद प्लान हॉलिडे की। हमने बात कहा कि 1966, 1967 और 1969 ये 3 वार्षिक योजनाएं थी। हमने यही तो कहा ना कि 1966, 1967 और 1969 ये क्या था, यही तो प्लान हॉलिडे था। कृषि पर काम हुए, काम काफी सफल रहे। जब 1969 का कालखंड आया तो यहाँ देश ने महसूस किया कि जिस योजना को हमने छुट्टी पर भेजा था, उसे बुलाने का वक्त आ गया। क्यों ना हम अपनी योजना को वापस बुलाएं, अर्थात क्यों ना हम फिर से पंचवर्षीय योजना लेकर के आए। जो जख्म थे, घाव थे, वो काफी बढ़ चुके थे। तो बात हुई कि क्यों ना हम पंचवर्षीय योजना लेकर के आए। तो 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना लाई गई, अर्थात 66 से लेकर के 69 तक का कालखंड प्लान हॉलिडे रहा। 1969 में पुनः चौथी पंचवर्षीय योजना लेकर के आई गई, जो 1974 तक चली। तो अब बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। अब बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। और इस योजना का कालखंड था, इस चौथी का कालखंड था 1969 टू 1964। ये हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी। ठीक, ठीक ना? 20 में देखते रहेगा, इसे आगे दरवाजा खोल के 10-15। बताओ भाई लोग, ठीक, समझ में आ गई बात? तो चौथी पंचवर्षीय योजना आई 1969 से 1974 की। अच्छा, प्रहमार सागर पूछ रहा है सर आज पीपीटी नहीं है। ठीक, कल टेक्निकल फॉल्ट हुआ तो हम बना नहीं पाए थे, वो कलर रंग नहीं पाए थे। ठीक, पीपीटी आएगा, पीडीएफ आएगा अगले क्लास से। अंकित पटेल, तनिष्क गुप्ता, अर्चना, चुनमुन, इसमें बहुत कहानी सुनाना है ना, तो सारी कहानी लिख नहीं पाती है, यहाँ लिख लिख करके समझा रहा हूँ। चुनमुन, चुनमुन नाम मुझे बहुत प्यारा लगता है। चुनमुन बता, अरे 68 में कह रहा है प्लान हॉलिडे था ना, ये जब हम कह रहे हैं 67, 66 टू 69,
3 साल प्लान हॉलीडे था, तो 66 से 69 के बीच ही तो 68 आएगा। अजब है। विपिन, अच्छा सौरभ कह रहा पीपीटी मजा आता, अभी ला रहा हूं, बस 2-3 के बाद पीपीटी आ जाएगी। ठीक, समझ में आ गया ना? मजा आ रहा है ना? सोनम बता, सोनम बिटिया मजा आ रहा है ना? अश्विन, दीक्षा, बोलो किसका क्वेश्चन है भाई? अच्छा पीपीटी में ज्यादा मजा आता, अभी ला देंगे पीपीटी, अभी 10 मिनट में ला देना है, क्या टेंशन ले रहा है तू? ठीक, एक पूछ रहा अवमूल्यन से महंगाई बढ़ती या नहीं? नहीं बढ़ती नहीं है। ठीक, फैजान, फैजान क्या कर रहा है? अच्छा तुम लोगों का जब तक नाम में पढ़ता हूं नाम में भाग जाता है। सुमित, एक है नवासना, देखो नाम में भर गया। उमंग, अच्छा कई लोगों के नाम में जो पढ़ता हूं नाम में भग जाता है, धीरे धीरे सबका नाम मेरी जुबान पर आ जाएगा। प्रिया क्या कर रही है? अच्छा प्रिया कर रही है पूजा, जारा सिद्दीकी, अच्छा अच्छा देखो जारा का बहुत देर से पढ़ने की कोशिश। पूजा त्रिपाठी बताओ, अजय बताओ, प्रियांशु अग्रवाल बताओ, ठीक, दीक्षा सिंह बताओ, तनिष्क क्या कर रहा है? जब रुपए की वैल्यू बढ़ेगी तो उसको यही कहते हैं रुपए की वैल्यू बढ़ रही है, कोई विशेष नाम नहीं है। अच्छा ये बताओ, अच्छा चलो एक मेरा सवाल बताओ तो, चौथी पंचवर्षीय योजना, रोहित करा मेरा एक सवाल है, बता भैया। भागने लगा तेजी से तुम। ममता करिए हम भी है सर, अच्छा हाँ हम भी है। मैं सबका धीरे धीरे नाम याद करने की कोशिश कर, आज समझाऊंगा आंसर राइटिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर ही बात होगी, ठीक है? प्रियंका क्या कह रही है? मेरा नाम लेते चल, ठीक, चलो स्वाति मोरी, आराधना चौधरी, दृष्टि क्या कह रही है कि सर मैं भी क्लास में। हाँ भैया खाली तुम तो हो एकदम लाली लक्ष्मी बाई की तरह हो। रावल, अच्छा अब मुझे एक बात आप लोग बताइए, अब मुझे एक बात बताइए, दो बात, फिर एक बच्चे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी लेता हूं, बताओ सर। देश एक पूछ रहा है रुपए के मूल्य से देश में रुपए की कमी आती है? नहीं भाई, अरे जितना डॉलर बाहर से मिलेगा उसके बराबर उतना रुपया छाप लेंगे। आगे मैं बताऊंगा रुपया छपता कैसे है, ठीक। अच्छा सारे लोग सवाल बताएं, निधि करिए, मैं भी हूं, हाँ देवी मेरी, आप सब हो, सब लोग मेरे दिल में हो, सब बच्चे हो हमारे। अच्छा एक हमको दो बात बता दो तो हम आप आगे बढ़े, ठीक ना? चाहत कुमारी कर रही है कभी नाम नहीं ली, अरे तो क्या हुआ नाम नहीं लिया, क्या हुआ? तू तो बिटिया मेरी प्यारी सी लाडली बिटिया है, आएगी तू मेरे दिल्ली आना तो तुझे चॉकलेट खिलाएंगे, ठीक। साहिका करिए हम भी है, ठीक है, सबको मेरे तरफ से गिफ्ट मिलेगा, चॉकलेट मिलेगा, खूब जो अच्छी तरह से पढ़ाई करेगा। ये पूछ रहा है नोट्स जो टीम बना देती है वो अच्छा है या मेरे ही नोट्स पर टीम नोट्स बनाती है? समझ में आ गई बात ना? दोनों अच्छा है, तो आप समझ रहे हो? चलो अब मुझे दो बात का जवाब दो। पहला बात ये बताओ, लोग कहते हैं इकोनॉमी कठिन है, डरावनी है, मैं कहता हूं नहीं, इकोनॉमी से पहली क्लास में आपसे वादा किया था, इकोनॉमी से प्यार हो जाएगा, इकोनॉमी बहुत आसान है, आप सबको इकोनॉमी इंटरेस्टिंग है, ठीक है? एक करा बेटा पर भी ध्यान दीजिए, हाँ भाई बेटा पर भी ध्यान तो दे ही रहा हूं, बेटों का तो सब साम्राज्य है, बेटियां थोड़ा ज्यादा प्यारी होती है, अच्छा शिकायत है इसको बहुत तेज, ठीक। अच्छा अच्छा ज्योति करे हमें भी चॉकलेट, सबको चॉकलेट, किस जब सब लोग हमसे मिलेगा तो सबको चॉकलेट होगा, ठीक। तो पहले इकोनॉमी के बारे में बताओ, क्या इकोनॉमी से डर समाप्त हुआ? क्या इकोनॉमी के बारे में जो लगता था बोझिल है, ये है वो है, समाप्त हुआ? बताओ आप लोग, बताओ क्या हुआ? हो गया? बहुत ईजी है। अच्छा ये कह रहा है सर बेटे पर भी ध्यान है, हाँ भैया तेरे को तो मैं अपनी संपत्ति दे दूंगा, तू टेंशन मत ले। तो कह रहा है सर बेटे पर भी ध्यान, तू टेंशन मत ले, ठीक है? बहुत अच्छी लगने लगी है, चलो ठीक है, ठीक, समझ में आ गई बात? बहुत अच्छी लग रही है समझ, अच्छा चलो यही तो मुझे चाहिए था, चीज आपके भीतर भाव भर दिया जाए, विषय आपके भीतर जब भर जाते हैं, विषय जब आप पढ़ते नहीं है, विषय को महसूस करने लगते हैं, विषय रोचक लगने लगता है, इसका मतलब आप उस विषय की बेहतर तैयारी। उसी समझ में आ गई बात? अच्छा क्या समझ में आ गई बात? ठीक, अब ये बताओ रिवीजन करने में कोई दिक्कत होती है? क्या रिवीजन करने में कोई दिक्कत होती है? ठीक, क्या रिवीजन करने में कोई दिक्कत होती है? अरे अवमूल्यन के पीछे क्यों पड़े हो? हम एक चैप्टर ही पढ़ाएंगे जिसमें बताएंगे रुपए का अवमूल्यन क्या है, रुपए का मूल्यह्रास का एक चैप्टर पढ़ाएंगे, बताएंगे। यहां तो सिर्फ इतिहास बता रहे हैं, पहली बार अवमूल्यन हो गया, ठीक। रिवीजन करने में कोई दिक्कत किसी को? एकदम आसानी से हो जाती है ना? यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। वाह 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 वाह, अरे तू सब लोग तो तूफान मचा दिया। अब हमें गर्व है कि हमारे बच्चे आने वाले भारत का निर्माण करेंगे। इस देश की जो सबसे बड़ी जरूरत है वही है कि इस देश में एक ऐसी पीढ़ी उतार दी जाए जिसके पास आर्थिक समझ हो। याद रखना, इस देश को जो सबसे बड़ी जरूरत है वो ये है, हमारी इस पीढ़ी के पास आर्थिक समझ नहीं है, इकोनॉमिक विजन नहीं है, और इसीलिए देश का आर्थिक विकास जितना तेज होना चाहिए उतना तेज नहीं। अगर हमारे पास एक आर्थिक समझ वाली पीढ़ी रहती तो कम से कम हर स्तर के बढ़िया निर्णय लेती। सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, इस देश की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो यही है कि हमारे पास एक ऐसी पीढ़ी हो जिसके पास इकोनॉमिक विजन हो, जो आर्थिक समझ रखती है, जो व्यक्ति के आधार पर आर्थिक समझ रखती हो, समाज के आधार पर रखती हो, राष्ट्र के आधार पर रखती हो। जब तक पीढ़ियां आर्थिक समझ नहीं रखती है तब तक वो जिम्मेदारी से भरी पीढ़ी नहीं होती है, जवाबदेही से भरी पीढ़ी नहीं होती है। क्योंकि याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा दर्शन पैसे का दर्शन है, रोटी का दर्शन। एक सिनेमा में गीत था, मैं बचपन में सुनता था, तब मुझे उसका अर्थ नहीं समझ में आता था कि दुनिया है बाजार, ये पैसा बोलता है। मैं अक्सर अकेले में बैठ करके सोचता हूं कि हम तो अदने से लोग हैं, हम इस राष्ट्र की क्या सेवा कर सकते हैं? इस मिट्टी ने जन्म दिया, पैसा थोड़ा मांगा था, इस मिट्टी ने भोजन दिया, कुछ मांगा थोड़ा, इसी देश की हवाओं में सांस लिए, इसी देश का पानी पिए, इस देश को क्या, एक शिक्षक के तौर पर क्या दे? तो अंतर मन से आवाज उठती थी कि अगर इस समस्त अर्थशास्त्र को पढ़ने के बाद यही निष्कर्ष निकला कि अगर इस राष्ट्र को एक पढ़ी लिखी, जवाबदेही, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व से भरी पीढ़ी मिल जाए, एक आर्थिक समझ वाली पीढ़ी मिल जाए, तो इस राष्ट्र का कल्याण हो जाए।
मैं पूरी पीढ़ी तो नहीं तैयार कर सकता, कुछ लोगों को तो तैयार कर सकता। और जब तुम लोगों से बातें होती है, जब आप कहते हो इकोनॉमी समझ में आ रही है, कलेक्टर बनने का रास्ता तो साफ ही हो जा रहा है, इकोनॉमी आ गई, आईएएस बन जाओगे, टेंशन मत लो। आपके माध्यम से इस राष्ट्र का निर्माण भी हो रहा है। बस यही सुकून है कि चलिए हम भी इस देश के काम आ गए। आपको इकोनॉमी समझा दिए, आपने इकोनॉमी समझ ली, समझ लीजिए हमने तो इस माटी में बचपन गुजरा है, इस हवाओं में सांस लिया है, इस पानी को पिया है, इस देश के खेतों का अनाज खाया है, सब कुछ तो देश ने ही दिया है, हमने देश को क्या दिया, तो सुकून मिलता है कि चलिए पूरा तो नहीं लौटा पाएंगे जितना कुछ लिया है, थोड़ा सा वापस कर देंगे आपके माध्यम से। आप बड़े हो गए, हमारा कर्ज लौट जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, फिर लास्ट में जब आंसर राइटिंग पर बात करेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बात करेंगे तो और बातें होंगी। तो आइए चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया, एम रखा गया, और वो एम था ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, स्थिरता के साथ विकास, स्थिरता के साथ विकास या स्थिरता और विकास। चौथी पंचवर्षीय योजना में कही गई कि स्थिरता के साथ विकास या स्थिरता और विकास, यानी विकास ही नहीं चाहिए, स्थिर विकास चाहिए। रुका हुआ है फिर, विकास ही नहीं चाहिए, स्थिर विकास चाहिए, विकास ही नहीं चाहिए, स्थिर विकास चाहिए। ग्रोथ चाहिए स्टेबिलिटी के साथ, हिचकोले खाने वाला ग्रोथ नहीं चाहिए, कभी ऊपर जाए कभी नीचे जाए, कभी ऊपर जाए कभी नीचे जाए, नहीं, जो ही हो तरक्की धीरे धीरे आगे ही बढ़नी चाहिए, तरक्की धीरे धीरे आगे ही बढ़नी चाहिए, तरक्की धीरे धीरे होनी चाहिए। इसलिए चौथी पंचवर्षीय योजना में कहा गया, एक माधव गाडगिल साहब थे, और गाडगिल साहब ने इस योजना को बनाया था, और गाडगिल साहब ने कहा था कि अब हम ऐसा काम करेंगे कि हम ग्रोथ भी करें और स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ करें, और कहा गया कि हम एक साथ ढेर सारी चीजों पर फोकस करेंगे। इस योजना में कोर में तो कृषि थी, लेकिन फोकस ढेर सारी चीजों पर किया गया। जैसे इसी योजना में सिर्फ घटनाएं लिखना, इन घटनाओं को यहां समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ये घटनाएं आगे सब एक एक चैप्टर के रूप में अलग अलग जगह आएंगी। इस योजना में प्रमुख जो घटनाएं हैं उनको जान लीजिए, या इस योजना में क्या क्या हुआ उनको जान लीजिए। तो प्रमुख घटनाओं पर बात करते हैं, प्रमुख घटनाओं पर बात, या प्रमुख घटनाएं क्या क्या हुआ इस योजना में। सबसे पहले इस योजना में लक्ष्य रखा गया सामाजिक न्याय पर बल दिया जाए, सामाजिक सोशल जस्टिस पर, बस एक एक लाइन में याद रखना, सामाजिक न्याय पर बल, सामाजिक न्याय पर बल। कहा गया कि हम सोशल जस्टिस पर बल देंगे, गरीबों की शिक्षा पर विशेष बल, गरीबों की शिक्षा पर विशेष बल, गरीबों की शिक्षा पर विशेष बल, ठीक, गरीबों की शिक्षा पर विशेष बल। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, इसके पहले प्राइवेट बैंक होते थे, बताऊंगा बैंकों के राष्ट्रीयकरण की कहानी, रातों रात इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक ठीक, तो बैंकों का क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके पहले सभी बैंक प्राइवेट हुआ करते थे, ठीक। अच्छा, शिक्षा पर पहली बार ध्यान नहीं दिया गया, शिक्षा पर तो आजादी के बाद ही ध्यान दिया गया, यहां कहा गया थोड़ा और जोर लगाएंगे, ठीक, रंजू समझना बेटिया, यहां कहा गया कुछ और जोर लगाएंगे, प्रीवी पर्स का उन्मूलन किया गया। कहा गया कि प्रीवी पर्स का मतलब क्या है, होता था जब देश आजाद हुआ था, समझना, जब देश आजाद हुआ था, तो जब देश आजाद हुआ था तो उस समय जो राजा लोग थे उनसे जो समझौता हुआ था, उस समझौते में भारत सरकार ने राजाओं को ललचाने के लिए कहा था कि हम आपको कुछ छूट और रियायतें भी देंगे। क्या कहा था, हम आपको कुछ छूट और रियायतें भी देंगे। छूट और रियायतें देने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई राजा था, अपने राज्य को तो भारत में विलय कर लिया, लेकिन उस राजा से कहा गया हर साल आपको हम कुछ पेंशन देंगे, आपको बहुत इज्जत देंगे, एकदम तोप की सलामी उलामी मिलती रहेगी आपको, जब भारत के राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे तो उनके साथ विशेष प्रोटोकॉल आपको दिया जाएगा। यानी जितने थे राजा थे, रजवाड़े थे, उनको लालच के रूप में विभिन्न प्रकार की सेवाएं ऑफर की गई थी, जब भारत का एकीकरण किया जा रहा था आजादी के बाद, कि जल्दी जल्दी से सब भारत में मिल जाए, अलग देश न बनाने लगे, तो उसमें लोभ लालच दे दिया गया था, राजा मिल गए थे। लेकिन जब इंदिरा गांधी का काल आया तो उसने कहा कुछ नहीं देने होने वाले हैं, हम सब पेंशन उनशन समाप्त करते हैं, सब जो तोप की सलामी लेते हो सब समाप्त करते हैं। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद प्रीवी पर्स की समाप्ति कर दी गई, प्रीवी पर्स की समाप्ति कर दी गई, ठीक, प्रीवी पर्स की समाप्ति कर दी गई, ठीक। परिवार नियोजन के प्रयास किए गए, जनसंख्या नियंत्रण पर पहली बार सरकार ने विशेष प्रयास किया, यानी परिवार नियोजन पर काम हुआ, परिवार नियोजन पर विशेष काम शुरू किया गया, परिवार नियोजन पर विशेष काम, विशेष कार्य शुरू किया गया। कहा गया कि परिवार नियोजन करते हैं, परिवार की संख्या को कम करते हैं, ठीक। इसी दौर में 1971 का भारत पाक युद्ध हुआ था, बांग्लादेश का उदय हुआ था, ये तो राजनीतिक घटना है, ठीक। एक घटना और घटी थी, ऐसे लिख लो, कोई जरूरी नहीं हम आर्थिक घटना ही बात करें, भारत पाक युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध हुआ था। और यहाँ एक और चीज हुई थी, एक घटना हुई थी जिसको कहते हैं ऑयल शॉक्स, तेल के झटके। क्या कहते हैं, तेल के झटके। ये तेल के झटके क्या है, ये पूरी दुनिया को लगे थे, भारत को भी लगे थे, इसी योजना के दौरान तेल के झटके लगे। तो आइए थोड़ा समझाते हैं ये ऑयल शॉक्स है क्या। ऑयल शॉक्स, ऑयल शॉक्स, तेल के झटके। आप लोगों ने इजराइल और फिलिस्तीन का मामला सुना हो, इस समय इजराइल और फिलिस्तीन का मामला गरमाया हुआ था। तो ये है, मान लीजिए फिलिस्तीन, मैं फिलिस्तीन का नक्शा नहीं बना रहा हूं, ऐसे आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूं, ये है फिलिस्तीन, ठीक, और मान लीजिए ये है इजराइल। आसपास खाड़ी के गल्फ के अरब देश हैं, ये है अरब देश। अरब देश क्या करते हैं, तेल उत्पादक प्रमुख देश हैं, या तेल उत्पादक हैं, ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं। इन अरब देशों को लगता था कि जो दुनिया है, या इजराइल और फिलिस्तीन के मामलों में फिलिस्तीन पर ध्यान नहीं दे रही, ठीक, फिलिस्तीन पर यह दुनिया ध्यान नहीं दे रही, इन अरब देशों को लगता था, ठीक। तो अरब देशों ने क्या किया,
ठीक, अरब देशों ने क्या किया? अरब देश चाहते थे कि पूरी दुनिया फिलिस्तीन के मामलों पर ध्यान दे। ठीक, ध्यान नहीं दे रही थी। अरब देशों ने एक जुगाड़ लगाया। अरब देशों ने कहा ऐसे पूरी दुनिया फिलिस्तीन पर ध्यान नहीं देगी। अरब देशों ने कहा पेट्रोलियम उत्पादक तो हम ही हैं। इन लोगों ने क्या किया, जो तेल उत्पादक देश थे, अचानक ऑयल प्राइस बढ़ा दिया। ऑयल प्राइस बहुत तेज बढ़ा दिया। ऑयल प्राइस बढ़ा दिया। तेल उत्पादक देशों ने तेल की कीमतें बढ़ा दिया। इसी को कहते हैं ऑयल शॉक्स। अचानक तेल उत्पादन कीमत बढ़ा दिया, सबको झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक, ठीक, समझ रहा बात को? सबको झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? तो पूरी दुनिया के और विशेष करके विकासशील देशों पर खूब झटका लगेगा। इन बेचारों के पास तो पैसा नहीं है। भारत जैसे देश के पास तो कम ही पैसा था। ठीक, ठीक, भारत जैसे देश के पास तो कम ही पैसा था। समझ में आ रही बात? ठीक, भारत देश के पास तो कम ही पैसा था। अब ये जब तेल का झटका लगा, यानी तेल खरीदना पड़ा महंगे में, पूरी दुनिया त्राहिमाम करने लगी। ठीक, पूरी दुनिया त्राहिमाम करने लगी। तो अब फिलिस्तीन के मामलों पर बात करने लगे। ठीक, कि भैया देखो, ठीक, इसराइल और फिलिस्तीन के मामले में, थोड़ा फिलिस्तीन के मामले में देखा, क्लियर हो गया? तो ये था तेल के झटके, इसके भारत पर असर पड़ी। तेल की कीमतें बढ़ गई, भारत पूरा तेल खरीदता ही है, तो भारत को अपना ज्यादा पैसा तेल खरीदने में चुकाना पड़ा। फिर महंगाई बढ़ गई। इंदिरा गांधी के काल में पुनः महंगाई बढ़ी, और इसके पीछे जो ऑयल शॉक्स थे वो थे। पुनः देश में आंदोलन, प्रदर्शन, हड़ताल शुरू हुआ। यही वो बैकग्राउंड बना, बिहार से विद्यार्थियों का हड़ताल शुरू हुआ। ठीक, उत्तर प्रदेश आया, गुजरात तक लहर गई, और यहीं से धीरे धीरे जेपी का मूवमेंट शुरू होता है। जेपी का आंदोलन, उसके पीछे क्या थी? महंगाई थी, और महंगाई के पीछे क्या था? ऑयल शॉक्स था। तो ये तो हुआ। इस योजना के कालखंड में सरकार ने एक और काम किया। सरकार ने कहा हम बफर स्टॉक बनाएंगे, अर्थात हम गोदाम बनाएंगे और उसमें कुछ अनाज को हमेशा सुरक्षित, ताकि अगर देश में कहीं भी अकाल होता है, सूखा पड़ता है, मौसम खराब होता है, उत्पादन कम हो जाता है, तो हम वो अनाज लोगों को बांट दें। तो यहीं से पहली बार, ठीक, बफर स्टॉक की शुरुआत की। यहीं से बफर स्टॉक की शुरुआत, बफर स्टॉक की। ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम है जो इस योजना के दौरान घटे थे। कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इंपॉर्टेंट है जो इस योजना के दौरान घटे थे। इस योजना ने अपना कालखंड पूरा किया। 1969 से 1974 के लिए यह योजना आई थी। 1969 से 1974 के लिए यह योजना आई थी। 74 में धूमधाम से, शानदार तरीके से इस योजना ने अपना काल पूरा किया, अपना कालखंड पूरा किया, और फिर 74 में ही कह दिया गया कि हम 5वीं पंचवर्षीय योजना लेकर के आएंगे। तो 1900, अब आ जाइए फिफ्थ, 5वीं पंचवर्षीय, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय ये योजना आ रही है 1974 से 1900, 5 साल जोड़ दीजिए, 1979, 1974 से 1979। ठीक, 1974 से 1979। समझ में आ गई बात? 1974 से 1979 तक के लिए 5वीं ला दिया गया। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप एकदम समझ गए होंगे। ठीक, यह बड़े राजनीतिक कारणों से भी प्रेरित थी। एक व्यक्ति थे डीडी धर। डीडी धर को कहा था इंदिरा गांधी ने किसी योजना की शुरुआत कीजिए, और इसे एक ऐसी योजना की शुरुआत कीजिए जिसमें आर्थिक नीतियों पर राजनीतिक मुलम्मा चढ़ा हो, अर्थात जनता के निचले तबके को, जीवन स्तर को भी सुधारे और हमारे विरोधियों को भी मात दे दे। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, इसकी बात करते हैं। फिफ्थ 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। 1974 से 1979 तक के कालखंड के लिए बताई जाती है फिफ्थ 5 ईयर प्लान। इस योजना में स्पष्ट कहा गया, एम रखा गया निर्धनता उन्मूलन। क्या रखा गया? निर्धनता उन्मूलन। कहा गया निर्धनता उन्मूलन। ठीक, हम गरीबी को हटाएंगे, यह इस योजना में आ गया। ठीक, समझ में आ गई बात? इंदिरा गांधी ने कहा, वे कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा इसी दौर में दिया था। आप लोग जब पोस्ट मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरा विपक्ष एक हो गया था चुनाव में। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के ही अपनी कांग्रेस के भी काफी नेता इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए। लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, एक तरफ अकेले इंदिरा गांधी खड़ी थी, तो दूसरी तरफ देश का पूरा इकट्ठा विपक्ष था। पूरा इकट्ठा विपक्ष कहता था इंदिरा हटाओ। इंदिरा गांधी जनता के सामने गई थी और उन्होंने एक नारा भी दिया था, ये कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा इस योजना में दिया गया था। ठीक, समझ में आ गई बात? तो इंदिरा ने कहा, वे कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, और गरीबी हटाओ का नारा आ गया। बात हुई। इस योजना के दौरान कुछ प्रमुख घटनाएं घटी, तो आइए इस 5वीं पंचवर्षीय योजना की प्रमुख घटनाओं पर चर्चा करें। प्रमुख घटनाएं क्या थी? तो सबसे जो महत्वपूर्ण और जो 2-4 प्रमुख घटनाएं थी, अच्छा, बफर स्टॉक कोई पूछ रहा है क्या? तो बफर स्टॉक बाबू और कुछ नहीं है। सरकार ने कहा हम गोदाम बनाएंगे, किसी के सीजन में, गेहूं के सीजन में गेहूं खरीदेंगे, चावल के सीजन में चावल खरीदेंगे, कुछ दालें खरीद के रख लेंगे। अब तो सरकार प्याज भी रखती है, और जब जब अगर देश में कहीं उत्पादन नहीं हुआ, कुछ सूखा इत्यादि पड़ गया, तो वही गेहूं चावल हम लोगों में बांट देंगे, गरीबों को फ्री दे देंगे, अमीरों को थोड़ा सस्ती। ठीक, क्लियर हो गई बात? ठीक, आपस में काका तुम लोग बतियाते रहते हो। सोना वर्मा लेट हो गई, कहाँ रह गई थी बिटिया? आंसी, आवाज कहाँ स्लो है? मैं अपने में देख रहा हूँ, आवाज तो नहीं कहीं स्लो दिख रही है। आवाज ठीक है ना? आवाज ठीक है, तुम लोग मोबाइल ठीक करो। ये कह रहा बफर स्टॉक, अरे गोदाम में, गोदाम बना करके सरकार ने अनाज रख दिया, कहा जहाँ कमी होगी देंगे, वो कह रहा है।
प्रमुख घटनाओं पर चर्चा करें। पढ़ाई करो, खुरापात नहीं, पिटाई होगी। मेरे पास एक डिजिटल डंडा है, यहाँ से भेजूंगा, तुम लोगों को पीट के आ जाएगा, सोए रहोगे तो। ठीक। अच्छा, सुबोध क्या करा गुरुजी? 1978 थी शायद, 1978 थी। चल रहा भाई, इस योजना में ही कहा गया गरीबी हटाओ। ठीक, समझ में आ गया? इस 5 साल के भीतर की बात कर रहे हैं। ओके बात? ठीक, शिवानी क्लियर है बेटवा? कृष्णापाल, जायदा, महेश, विकास, कल्पना, सबको आ रहा है? कुलसम खातून समझ गए? जब विकास मौर्य क्या करे? पीडीएफ अभी नहीं मिली है, मिल जाएगी भैया। अरे मिल गई होगी भाई, ठीक है ना? 20 में देखते रहिएगा। देखो बच्चा लोग, रुक गया। ठीक, देखो बच्चा लोग, लिख के पढ़ाया चाहे पीडीएफ से पढ़ाए, बात समझ में आनी चाहिए। ठीक ना? पढ़ाई होनी चाहिए। तो पानी पी लेते हैं, फिर बताते हैं। तो इंदिरा गांधी ने इस योजना में, हम आर्थिक घटनाओं की ओर चलते हैं, इस योजना में एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया। सरकार ने कहा हम न्यूनतम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू, क्या शुरू करते हैं? हम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू। सरकार ने एक योजना चलाई जिसमें कहा कि हम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सरकार ने कहा, समझना बात को, सरकार ने कहा कि जो गरीब लोग हैं उनको जीवन से संबंधित कुछ चीजें सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराएं, जीवन, ताकि वो जीवन आसानी से जी सकें। जैसे सरकार ने कहा इसके तहत हम गरीबों को अनाज देंगे, हम मिट्टी का तेल देंगे, किरोसिन आयल, किरोसिन आयल देंगे, किरोसिन आयल देंगे। ठीक, सरकारी दुकानों पर, कोटे की दुकानों पर चीनी, साबुन, तेल, कपड़ा, पहाड़ी क्षेत्रों में कोयला, ये सब बहुत सस्ती कीमत पर मिलना, ये सब बहुत सस्ती कीमत पर। शादी के सीजन में साड़ी आता था, धोती आता था, कुर्ता आता था, कपड़े आते थे, कफन तक आता था सरकारी राशन की दुकानों में। हर गांव के कोटेदार को दे दिया जाता था, अगर कोई मर जाए तो उसके लिए कफन दे दिया जाए। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ठीक, तो ये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया। सरकार ने कहा कि गरीबों को जो रोज उपयोग वाली चीजें हैं, अनाज है, ठीक, मिट्टी का तेल है, सब लोग मिट्टी के तेल से ही लाइट जलाते थे, दिया जलाते थे। मैं तो अपने बचपन में मिट्टी के तेल का लालटेन जला के पढ़ा हूं। अच्छा, तुम लोग लालटेन से पढ़ा कि नहीं? मैं तो मिट्टी के तेल से दिया बना जला करके पढ़ा। तुम लोग दीपक और लालटेन से पढ़े हो कि नहीं? बताओ कौन कौन है जो दीपक और लालटेन से पढ़ा है? जहीदा, नेहा, प्रीति और बच्चा लोग कहाँ गए? बेटा सब हमारे कहाँ गए भाई? गुस्सा हो गया क्या? अयंत आ गया, वाह अयंत। रेहान, बता रेहान बेटा, तुम लोग में से कोई है? आदर्श कुमार, जो लालटेन से और मिट्टी के तेल से दिए से पढ़ा है, पढ़े हो ना? अच्छा, ठीक। हम तो बचपन में खूब पढ़े, हमारे गांव में बिजली नहीं थी, तो जब हम बच्चे थे तो लालटेन से पढ़े थे। शाम को हम लोग लालटेन का शीशा साफ करते थे, लालटेन साफ करते थे, तेल भरते थे। अच्छा, ठीक, वाह भैया। तो मिट्टी का तेल मिलता था, जो कोटेदार की दुकान थी, आपको आप में से याद होगा, मिट्टी का तेल मिलता था पर घर किसी को 3 लीटर 5 लीटर ऐसे मिलता था ना। ठीक, हम हॉस्टल में रहते थे तो हॉस्टल वालों को भी मिलता था, हम लोग गैलन ले जाते थे, हर बच्चे को 3-3 लीटर मिलता था। ठीक, आप डिबरी, हाँ डिबरी, देखो डिबरी को मैं भुला गया था। अरे वाह वाह वाह, अमित कह रहा मैं गुरुजी पढ़ाऊं। कैलाश तू भी पढ़ा है? अश्विनी पढ़ा है? अच्छा, एक ने याद दिलाया, डिबरी। मैंने सोचा भाई तुम लोग तो नई जनरेशन के, नए भारत के लोग हो। ठीक, तमाम जगह लाइट आ गई है, सोलर लाइट आ गई है, वो सोलर लैंप आ गया है। ठीक, ठीक, मैंने कहा लगता है भाई तुम लोग नए जनरेशन के लोग हो तो क्या जानो। रंजू करिए मैं भी पढ़ाऊंगा। अब नहीं मिलता, हाँ अब नहीं मिलता है, क्योंकि केरोसिन ऑयल कई जगह सरकार ने बंद कर दिया है। पर्याप्त जगह लाइटिंग हो गई, अब जहाँ लाइट हो गई है तो वहाँ केरोसिन ऑयल की क्या जरूरत है? गैस सब्सिडी दे दी है, सिलेंडर दे दिया है। ठीक ना? सब पढ़े हैं डिबरी लाइसेंस। डिबरी थी एक चिमनी, असोनी चिमनी से पढ़ा है? अरे ईंट भट्टे पर बैठ के पढ़ता था क्या? चिमनी से पढ़ा है? लो ये चुनमुन कह रहा है कि हमारा कमेंट पीटेगा। चुनमुन तुझे मैं पिट जाएगा, चुनमुन सबसे पहले पीटेगा। क्या एक को कल की क्लास से क्वेश्चन था, क्लास के लास्ट में आ जाए। हिमांशु कह रहा है स्टोव पर खाना बनता है। स्टोव पर खाना तो मैं भी बनाया हूं भाई, हम हॉस्टल में रहते थे, स्टोव पर ही खाना बनाते थे, मिट्टी का तेल लाते थे, स्टोव पर खाना बनाते थे। समीरा का अंदाज दिखा रहे, हंस क्यों रही है? अच्छा, अमित मोमबत्ती से भी पढ़ा है। अब चल भाई तू वीआईपी आदमी है। ठीक, अच्छा मधुर जी महाराज, अच्छा मधुर जी महाराज कह रहे हैं मेरा कमेंट नहीं लेते हैं। अरे मधुर जी, आपका नाम मधुर है, बात ऐसी बोल रहे हैं दिल तोड़ने वाले। ए बेटा लोग, लेता मैं सबका हूं, तुम लोग तो मेरे बच्चे हो, मेरा तो मन करता है 3 घंटा, मुझे कह दिया जाए मैं 3 घंटा तुम लोगों से बतियाते रहो, जितना बतियाता हूं उतना ही खुश हो। लेकिन बच्चा लोग पढ़ाना भी तो है। ठीक ना? ठीक, नान बाबू गोस्वामी, आदित्य क्या कर रहा है? आसिन पूछ रहा कोई माचिस की तीली से पढ़ा है? आ तुझे मैं माचिस की तीली देता हूँ, आ तुझे मैं बताता हूँ। ठीक, गीतांजलि क्या कह रही है? अंकित कह रहा हमारा कमेंट नहीं दिखता, तू सब पीटेगा, जो ये कहेगा हमारा कमेंट नहीं दिखता है उसको मार खाएगा मुझसे। ठीक, गुलशन क्या है? गुलसम कह रहा है, चलो अब बदमाशी नहीं, बदमाशी नहीं। अंकित क्या कह रहा है? मेरा कुछ नहीं। ये सबका कैसे देखोगे, पढ़ाएगा कौन? एक है अपने दादाजी के साथ कह रहा है स्टोव पर चाय बना। बताया तुम कितनी पढ़ाकू है? बोला दिन भर वो पत्ता बिटोरते रहते थे, रात को जला पढ़ते थे, इससे बढ़िया दिन में पढ़। क्लियर है ना? तो ये मोबाइल की टार से पढ़ रहे हैं।
तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया। सरकार ने कहा कि हम रोज के जीवन में काम आने वाली कुछ चीजें अपने जनता को, विशेष करके गरीब जनता को मुफ्त में, बहुत सस्ते में उपलब्ध कराएंगे ताकि लोगों का जीवन बेहतर हो जाए। सरकार ने कहा कि 1 रुपये 2 रुपये लीटर हम केरोसिन ऑयल सबके लिए दे देंगे, चीनी सस्ती कर देंगे, कुछ कपड़े सस्ते कर देंगे, मोटे कपड़े सस्ते कर देंगे, ठीक, सब कुछ मिलने लगी ताकि लोगों के जीवन स्तर में थोड़ा सुधार आए। इसके बाद सरकार ने इसी योजना के दौरान 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया था। 20 सूत्रीय कार्यक्रम, 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया था। 20 पॉइंट प्रोग्राम चलाए थे 1975 में। इसी योजना के दौरान चलाया था 20 सूत्रीय कार्यक्रम, 20 पॉइंट प्रोग्राम, ठीक। ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम इसे क्यों कहा जाता है, ठीक ठीक समझना। 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया था इसी योजना के दौरान, इसे 20 पॉइंट प्रोग्राम कहा जाता है। 20 पॉइंट प्रोग्राम कहा जाता है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया, ठीक। दीपाली सिंह क्या करिए, जब तक इसका मैसेज मुझे मिला तब तक इसका मैसेज। प्रीति क्या करिए। अच्छा दीपाली, मैं बेटा तुम्हारा अभी मैसेज आधा ही पढ़ पाया हूं, तब तक भग गया। अभी तुमसे मैं बात करूंगा, ठीक है बेटा, पढ़ लो थोड़ा, ठीक। एक जूही कह रही है बारिश हो रही है। देखो 20 पॉइंट प्रोग्राम में सरकार ने कहा कि ये जो गरीब लोग हैं, अब मैं 20 पॉइंट प्रोग्राम बताऊंगा नहीं क्योंकि ये सारे समाप्त हो चुके हैं, इनके जगह नया प्रोग्राम आ गया है। सरकार ने कहा कि ये जो गरीब लोग हैं, थोड़ा गरीब आदमी है, इसको बनाता हूं, बाल बना देता हूं, ठीक है। सरकार ने कहा कि ये जो गरीब लोग हैं, सरकार ने कहा कि ये जो गरीब लोग हैं ना, इनको गरीबी से लड़ने के लिए चौतरफा वार करना हो। इनके शिक्षा पर, इनके स्वास्थ्य पर। अच्छा, एक बार पूछ रहा है प्रीवी पर्स क्या होता है। देखो प्रीवी पर्स क्या होता है कि जब देश आजाद हुआ तो रियासतें थी, कुछ रियासतों को विकल्प था कि भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले। भारत सरकार ने सभी रियासतों को कोशिश की कि भारत में मिले, पाकिस्तान तो अलग हो गया। जब रियासतें मिल रही थी, रजवाड़े मिल रहे थे, तो रजवाड़ों को लालच देने के लिए भारत सरकार ने कहा था कि भाई आपसे आपका सारा जमीन वमीन तो हम ले रहे हैं, इसके बदले में हम आपको और आपके आने वाली संतानों को हर साल कुछ पेंशन देंगे, यानी कुछ पैसा देंगे। यही था प्रीवी पर्स। दूसरी बात यह भी कही गई थी प्रीवी पर्स में कि राजा लोगों से कहा गया कि आपके यहाँ की जो रीति रिवाज परंपराएं हैं उनको हम मान्यता देंगे। आप अपने बच्चों का राज्याभिषेक कीजिए, धूमधाम से मनाइए, तो सलामी लीजिए, सब कीजिए। साथ साथ जब आप भारत के राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे तो आपको एक विशेष सम्मान, एक प्रोटोकॉल दिया जाएगा मुलाकात में, ठीक। समझ में आई बात। यही सब प्रीवी पर्स था। 1969 में इसे ही समाप्त कर दिया था। अब समझना, आकाश यादव कह रहा गुरु जी आप हमारा ही नाम नहीं लेते। अरे भैया पढ़ाने दो आकाश मिटवा। तो चलो प्रीवी पर्स वाले कई बार पूछ रहा था, हो गया। अब आते हैं इस योजना में 20 पॉइंट, ठीक, प्रोग्राम की बात करते हैं। 20 पॉइंट प्रोग्राम में सरकार ने कहा कि जो ये गरीब आदमी है, ठीक, ये जो बीपीएल का आदमी है, इस गरीब आदमी को गरीबी से बाहर निकालना है, तो इस पर ढेर सारे काम करते हैं। 20 काम एक साथ शुरू हुआ। गरीबों को सस्ता राशन दे दीजिए, गरीबों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था कीजिए, गरीबों के स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था कीजिए, ठीक। गरीबी जहां ढेर सारा था वहां सिंचाई की व्यवस्था कीजिए, मरुस्थल प्रोग्राम चलाइए, गरीबों के बैंक तक अकाउंट खुलवाइए, सब काम किए गए। यानी कुल मिलाजुला करके ये 20 सूत्री कार्यक्रम और कुछ नहीं, यह एंटी पावर्टी प्रोग्राम था। यह एंटी पावर्टी प्रोग्राम था। क्या था? यह एंटी पावर्टी प्रोग्राम था, गरीबी विरोधी कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस 20 कार्यक्रम अब समाप्त हो गया, कोई मतलब नहीं है, काफी पहले समाप्त हो गए। इस कार्यक्रम के माध्यम से पहली बार, महत्वपूर्ण ये है समझना, ममता बेटा ध्यान से समझना, पहली बार भारत सरकार ने गरीबी पर चौतरफा वार किया था। गरीबी को, ठीक, चौतरफा। एक कह रहा है इनके हाथ नहीं है। अरे हाँ भाई अजीब। अच्छा अच्छा, तू लोग का खुरापात में दिमाग बहुत चलता है। चल ना, बिना हाथ वाले बाल, ठीक है ना, ठीक ठीक। यानी 20 सूत्री कार्यक्रम और कुछ नहीं थे, या एंटी पावर्टी प्रोग्राम थे, या गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम थे। इनके माध्यम से सरकार गरीबी पर चौतरफा वार कर रही थी, गरीबी को हटा रही थी, ठीक। तो ये दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम बड़े थे। एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, क्योंकि समझना यह योजना क्या कह रही है, यह योजना कह रही है, समझना, यह योजना कह रही है कि हमारा उद्देश्य ही है गरीबी उन्मूलन। यह योजना कह रही है कि हमारा उद्देश्य ही है गरीबी उन्मूलन। इसलिए विशेष फोकस किस पर किया जाएगा, ठीक, इसलिए विशेष फोकस किया जाएगा गरीबी हटाने पर। तो सरकार ने दो काम कर रही है। एक तरफ वो क्या कर रही है, समझना बात को, एक तरफ क्या कर रही है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ला रही है, पूरे देश के लोगों को ला रही है कि देश के लोगों को हम कुछ सस्ती वस्तुएं उपलब्ध करा देंगे। वैसे जो गरीब, जो थोड़ा गरीबी में जी रहा होगा, जाएगा केरोसिन तेल, मिट्टी का तेल, चीनी चावल इत्यादि लेगा, ठीक ठीक। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया ना। तो एक तरफ देश के समस्त लोगों के लिए कुछ न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया ताकि सबको कुछ लाभ मिले। दूसरी तरफ स्पेशली गरीबों के लिए 20 पॉइंट प्रोग्राम लाए गए, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम ठीक शुरू किया गया। और ये सब चलते रहे। इसी योजना में देश में आपातकाल लगा था। इसी योजना में 1975 में देश में आपातकाल लगा था। क्या लगा था? आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगी थी, ठीक, इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगा, देश आपातकाल में चला गया। उसके बाद 1977 में चुनाव हुआ। 1977 का लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ जैसे अभी हो रहा है। तो 1977 में चुनाव हुआ। इस चुनाव में इंदिरा गांधी की बुरी तरह से हार हुई, ठीक। जनता पार्टी की सरकार बनी। क्या बनी? कांग्रेस पहली बार हारी थी, जनता पार्टी की सरकार बनी। यह भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी, पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार थी, ठीक ठीक, क्लियर हो गया। पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। कांग्रेस हारी थी, इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई, ठीक,
भारत की प्रधानमंत्री बनी। मोरारजी देसाई को यह योजनाओं का मॉडल पसंद नहीं आता था। ठीक, मोरारजी देसाई कहते थे यह जो पंचवर्षीय योजनाएं ले लेकर के आती थी, दीपावली का मैसेज मुझे अब मिला, सर क्या यूपीएससी बहुत हार्ड है, ये एग्जाम 3-4 ईयर में। देखो एक बात तो जान लेना, यूपीएससी का एग्जाम बेटा लोग हार्ड नहीं है, यूपीएससी का एग्जाम थोड़ा बड़ा है, सिलेबस बड़ा है, कठिन नहीं है। कठिन सबसे आईआईटी का एग्जाम का पाठ्यक्रम इतना विषय है, भी व्यक्ति यूपीएससी टीचर होने चाहिए जो रहती है। कभी आपको कह दिया जाए इनमें से कोई क्वेश्चन बना करके दे दिया जाए तो 80 मिनट एक 80 ठीक, 2025 में दे सकता है। समझ में आ गई बात? ठीक, धीरे धीरे आप लोगों को तैयार कर दूंगा। यूपीएससी की तैयारी कोई भी आदमी 2 साल खूब मेहनत से, लास्ट में इस पर बात करेंगे। दीपाली बेटा थोड़ा ये पाठ्यक्रम खींच दें, ठीक ना? ठीक, समझ में आ गई बात? थोड़ा इस पर हम बात करना चाहते हैं। ठीक, तो कोई जाएगा नहीं, आज की लास्ट क्लास में हम थोड़ा इस पर बात करेंगे। ठीक, थोड़ा हम इस पर बात करें, ठीक ना, ताकि आप लोगों का जो कोई कंफ्यूजन हो वो थोड़ा हम दूर कर दें। ठीक, ठीक, क्लियर हो गया? प्रधानमंत्री बनते हैं और मोरारजी देसाई कहते हैं ठीक कि हम को ये पंचवर्षीय योजना वाला मॉडल सफल नहीं है। मोरारजी देसाई कहते हैं कि हमको ये पंचवर्षीय योजना वाला मॉडल सफल नहीं है। तो 1978 में मोरारजी देसाई ये जो 1974 से 1969 तक की योजना थी, चलने वाली थी 1969 तक की, लेकिन एक साल पहले ही खत्म कर दी है। यानी जो योजना खत्म होने वाली थी 1979 में, उसको मोरारजी देसाई 1978 में ही खत्म कर दी। और मोरारजी देसाई कहते हैं कि यह योजना हमको पसंद नहीं है। समझना बात की, ठीक, यह योजना हमको पसंद नहीं है। जो योजना 79 में होने वाली, खत्म होने वाली थी, उसे मोरारजी देसाई ने 1978 में ही खत्म कर दिया। और 1978 में वो 1 वर्ष की एक योजना लेकर के आए जिसे कहा जाता है रूलिंग प्लान, जिसे उन्होंने कहा यह रूलिंग प्लान है, यह आवर्ती योजना है, आवर्ती योजना है। इसे रूलिंग प्लान इसलिए किया गया, दरअसल यह शब्द दिया था एक व्यक्ति था, गुन्नार मारेडल, लिख नहीं रहे हैं ऐसे बता रहे हैं, एक नाटककार था गुन्नार मारेडल, भारत का नहीं था, भारत के बाहर का था। ठीक, गुन्नार मारेडल ने यह शब्द दिया था रूलिंग प्लान। वह था तो नाटककार, लेकिन उसे अर्थव्यवस्था की बहुत बढ़िया समझ थी। मारेडल अक्सर कहा करता था और नाटकों में मंचन भी करता था, तो कहता था, अक्सर कहता था मारेडल, था नाटककार, बाद अर्थव्यवस्था करता था। मारेडल कहता था कि ये पंचवर्षीय जो योजनाएं है ना, ये बड़ी कठोर है, ये पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं ये बड़ी कठोर है, एक बार 5 साल का लक्ष्य निर्धारित कर लो, उस पर काम करो। मारेडल कहता था नहीं, योजनाएं लोचशील होनी चाहिए, विकासशील देशों को 1-1 साल की योजना लानी चाहिए और छोटे-छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए और उन छोटे-छोटे लक्ष्यों पर काम करना चाहिए। मोरारजी देसाई को गुन्नार मारेडल का मॉडल, यह विचार बहुत पसंद। गुन्नार मारेडल कहता था कि सरकार को रूलिंग प्लान लाना चाहिए, आवर्ती योजना लाना चाहिए। 1 साल के लिए एक योजना लाए, उस पर काम कर दे, दूसरे साल दूसरे सेक्टर पर काम कर दे, तीसरे साल तीसरे सेक्टर पर काम कर दे, चौथे साल चौथे सेक्टर पर काम कर दे, पांचवें साल पांचवें सेक्टर पर काम कर दे, छठे साल छठे सेक्टर पर, ऐसे करना चाहिए। इसीलिए इसको रूलिंग प्लान कहा गया। ठीक, तो 78 में रूलिंग प्लान लाए, अपना छोटा छोटा काम करना शुरू किए, लेकिन ठीक 78 में रूलिंग प्लान लाते हैं और 1980 आते आते इनकी सरकार गिर जाती है। ठीक, तो 78, 79 और 79-80 का कालखंड क्या चलता है? रूलिंग प्लान का कालखंड चलता है। 1980 में जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है। 1980 में कांग्रेस पुनः सत्ता में आती है, कांग्रेस पुनः सत्ता में आती है, पावर में आती है। और जब कांग्रेस 1980 में पुनः पावर में आती है, तो कांग्रेस कहती है कि हम मोरारजी देसाई की जनता पार्टी वाला जो रूलिंग प्लान है ये बदल रहे हैं, हम पुनः पंचवर्षीय योजनाओं पर ही आएंगे, हम पुनः पंचवर्षीय। अच्छा, मधुर कह रहे हैं कि सर इमरजेंसी बताइए प्लीज। नहीं, ये इकोनॉमी की क्लास है, इमरजेंसी पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम विषय से भटक जाएंगे, ठीक ना? इमरजेंसी की कहानी वानी नहीं सुनाएंगे। ठीक, आप अपनी पॉलिटी वाली क्लास में सब इमरजेंसी की कहानी सुनिएगा, पॉलिटी वाले सर पढ़ाएंगे, इमरजेंसी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हिस्ट्री वाले भी सर पढ़ाएंगे, ठीक है? यहाँ इकोनॉमी पर ही रहिए, समझ गए? सुजाल मधुर, समझ गए? सुनने में तो अच्छा लगता है, इमरजेंसी की कहानी हम बनाएंगे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम उन्हीं चीजों पर डिस्कस करते हैं जो इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। जब हिस्ट्री वाले सर को बताना या पॉलिटी में बताना, या ये इकोनॉमी में नहीं है इमरजेंसी। बात मेरी समझ में आ रही है ना? समझ गए बेटा लोग? मुझे पता है कि तुम लोगों को रोचक चीजें चाहिए, चटकारे लेने वाली चीजें चाहिए। ठीक, तो कुल मिला करके 1978 में रोलिंग प्लान आता है। ठीक, और 1978 में जब ये रोलिंग प्लान आता है तो कांग्रेस पार्टी, सॉरी जनता पार्टी आती है, रोलिंग प्लान लेकर के आती है। 1978, 79, 79, 80 2 साल रहती है, बीच में ही मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है, पुनः चुनाव होता है, कांग्रेस पुनः वापसी कर। ठीक, इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को पुनः उठा के पटक दिया और प्रधानमंत्री। अब देखो, जो कांग्रेस की सरकार आती है 1980 में, कांग्रेस कहती है जनता पार्टी वालों से कि तुमने हमारी योजना हटाई थी, हम तुम्हारी हटाएंगे। तो 1980 में ही सरकार ने कहा कि पुरानी योजना को हम समाप्त, जो रोलिंग प्लान है इसे समाप्त करते हैं, हम पुनः अपना मॉडल लेकर के आते हैं। और 1980 में पुनः छठी पंचवर्षीय योजना लाई गई। तो आइए, ठीक, 1980 में छठी पंचवर्षीय योजना, तो 6 पंचवर्षीय योजना, 6 पंचवर्षीय 1980 से 1985 कालखंड क्या है? 1985। समझ में आ गई बात? ठीक, अब देखो एक कंफ्यूजन होता है, इसको दूर करते हैं। ठीक, इस योजना का एम था, इस योजना का एम था, जो छठी का एम था, उद्देश्य था, वो था गरीबी से मुक्ति, गरीबी से मुक्ति। और देखो 5वीं पंचवर्षीय योजना का एम क्या था? निर्धनता उन्मूलन। मंचों से लोग बात करते थे कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन यहां इस योजना का स्लोगन ही था गरीबी हटाओ, यानी सरकारी तौर पर योजना का स्लोगन था गरीबी हटाओ, अर्थात निर्धनता उन्मूलन 5वीं का लक्ष्य था।
राजनीतिक मंचों से बात कही जाती थी कि वे कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, लेकिन छठी पंच जो इंदिरा गांधी ने मंच से राजनीतिक नारा दिया था, वह नारा ही छठी पंचवर्षीय योजना का स्लोगन बन गया। तो अगर बात उठे कि गरीबी कौन सी योजना गरीबी हटाओ के नारे के साथ शुरू, छठी पंच, समझ में आ गई बात? ठीक, क्लियर हो गया? अयंत, अनुराग, तालीजा बताओ, आदित्य, समझना। पांचवी क्या कह रही है? पांचवी कह रही है गरीबी उन्मूलन, और देश भर में घूम घूम करके गरीबी हटाना कर रहा है, लेकिन कागज पर नहीं कर रहा है। छठवीं में तो पेपर पर लिख के आता है कि छठी पंचवर्षीय योजना का स्लोगन ही दे दिया जाता है, गरीबी हटाओ। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? अच्छा, सलीजा करिए योजना का डेट, नहीं नहीं, योजना का डेट नहीं याद रखना है, कभी कभी सवाल इनके बीच से आता है, एक सीक्वेंस जान लेना है कि आजादी के बाद कैसे कैसे मेन मेन बातें जान लेती है, कैसे कैसे चला। समझ गए बच्चा लोग? सिद्धू बताओ बेटा। ठीक, आपका आवाज कम करे, आवाज कम हो जा रही है बीच बीच में। सृष्टि बताओ बेटा। सोनम सबको आ गया? माधुरी ठीक, फिरदौस को पहली बार देख रहा हूं मैं। लफ्फी सिंह साक्या, अच्छा लफ्फी सिंह साक, बताओ क्लियर हो गया यहां तक? आगे बढ़े। अच्छा, आवर्ती योजना को कुछ गाइडों ने अनवरत योजना भी लिख दिया है, तो दोनों बात एक ही है। श्रद्धा बताओ, आदित्य बता, ब्यूटी बता बेटिया, श्वेता ठीक, निर्धनता उन्मूलन और गरीबी से मुक्ति दोनों एक ही चीज है। पांचवी में लिखा गया निर्धनता उन्मूलन, छठी में लिखा गया गरीबी से मुक्ति, ठीक ना, एक ही चीज है, अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया है। पूजा करिए मान के देख सर हम भी हैं, हाँ बिटिया तू तो है ही है। रेहान, हिमांशी, अंशु देख रहा हूं। सौरभ पूछ रहा है निर्धनता उन्मूलन और गरीबी में क्या अंतर? दोनों एक ही है, दोनों का अलग अलग शब्द है। यागेश, अच्छा ये कह रहा है कि आंसर राइटिंग अवॉइड कर रहे हैं। नहीं भाई, कहा आंसर राइटिंग अवॉइड करेंगे, अब तो शुरू करेंगे। कल जो हम आपका कमेंट रुक गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए कल से आंसर राइटिंग शुरू करने वाले थे, आज करेंगे। ठीक, अरुण, सिद्धू, एक लोफर नाम है कि एक लोफी नाम है? ना लोफर नाम रखा है। ठीक, अच्छा वैशाली, चलो ठीक है, आ जाओ लोग। अब देखो, तो कहा गया गरीबी हटाओ, गरीबी से मुक्ति उद्देश्य था, और योजना ने आधिकारिक नारा दिया गरीबी हटाओ। इस योजना ने ऑफिशियल नारा दिया गरीबी हटाओ। समझना बात को, योजना ने ऑफिशियल नारा दिया गरीबी हटाओ। इस योजना में ये सारे पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर मोड़ दिया गया। यानी इस योजना में जो मेन फोकस था, इस योजना का जो मेन फोकस था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर। मेन फोकस किस पर कर दिया गया? इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारिक संरचना। ठीक ठीक, समझना। चाहत समझ में आ गई बेटिया? ठीक, फिरदौस, अच्छा काजल करिए, सर टेस्ट में कुछ बताइए ना। अच्छा चलो भाई, पूछोगे क्रम से लास्ट। अब तुम लोग क्लास बीच में ये सब बात देखो, कुछ भी पूछना हो तो बीच में जब अचानक आकर के पूछ दोगे तो मुझे दिखता तो है नहीं, तो मैं उसको रिप्लाई भी नहीं कर पाता हूं, तो तुम लोग समझते हो कि सर इग्नोर कर रहे हैं। नहीं बेटा, हम कुछ भी इग्नोर नहीं करते। इसलिए जब लास्ट में हम कहते हैं कि लास्ट तक रुको, अब कुछ पूछो, तो ये सब जो दिक्कतें हैं आपकी टेस्ट की, पर्सनालिटी की, आंसर राइटिंग के, सब पर बात वहां हो जाएगा कहीं। ठीक, अच्छा एक पूछ रहा है, ठीक, जितेंद्र, घनश्याम, तब सद्दाफ, हो गया ना बात? आगे बढ़ जाए तो सुनना, फ्रांसिस सुनो। अच्छा राजेश करा, किस करा? रोलिंग योजना। रोलिंग योजना में और कुछ नहीं था, उसका नाम था रोलिंग योजना। मोरारजी देसाई ने कहा कि हम कोई पंचवर्षीय योजना नहीं लाएंगे, हम एक एक साल के लिए छोटी छोटी अलग अलग सेक्टर में योजना लाएंगे, इसी को रोलिंग योजना कह दिया गया, और कुछ। ठीक, एक का नाम ए है, एक ने नाम रखा अपना ए, बताओ ये कौन नाम है? पता नहीं किसका नाम है ए, ये जमाना आ गया, अब ए और बी नाम रख लेंगे। ठीक, तो चलो अंशु, प्रीति चौधरी करिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बात होगी। नहीं, आज आंसर राइटिंग पर बात होगी और आपके कुछ सवाल लेंगे, ठीक ना, ऐसे अंतर करके होगा। जिस दिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बात होगी उस दिन आपके सवाल और आंसर राइटिंग पर बात नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बात ही 15-20 मिनट रखना है। तो एक है कुमारी संगम करी, हाँ इसका नाम ठीक है। ठीक ठीक, गरिमा, ठीक, अच्छा अब बता बिटिया। सदफ कह रहा है कि मेरा नाम सदफ है, चल भाई समझ गया गरिमा बिटिया? सृष्टि बिटिया समझ गई? चलो बच्चों आ जाओ, आ जाओ, आज आंसर राइटिंग करवाऊंगा। यानी छठी पंचवर्षीय योजना में सरकार कह रही है कि फोकस कर देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ठीक, इस पर फोकस करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बुनियादी और संरचना। इंफ्रा मतलब सड़क, रेलवे, पोर्ट, बंदरगाह, पुल, सुरंग, ये सब चीजें। इंफ्रा मतलब सड़क, रेलवे, बंदरगाह, पोर्ट, पुल, सुरंग, ये सब चीज क्या होता है? इंफ्रा होता है। ठीक, सब चीजों को क्या कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सरकार ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर मेन फोकस कर देंगे, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब हम फोकस करेंगे तो कृषि का भी विकास होगा, ठीक, और उद्योग का भी विकास होगा, सर्विस सेक्टर का भी विकास होगा, ठीक, देश आगे बढ़ेगा। यानी मेन फोकस किस पर हो गया? इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, मेन फोकस किस पर हो गया? ठीक, मेन फोकस इंफ्रा पर हो गया। क्या कर रहे हो भाई? अच्छा, सारिका क्या करिए, गरबा क्या करिए, व्यू बताइए, पता नहीं कौन क्या व्यू पूछ रहा है। अच्छा सुमन करिए, मुझे तो जानते ही नहीं, वापस शिकायत कर रही है। बिटिया गुस्सा है, बिटिया नाराज मत हो, नाराज मत हो, चलो खुश हो जाए, तुम तो मेरी प्यारी बिटिया हो, गुस्सा नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, चल ठीक। तो इंफ्रा पर जोर दिया गया, साथ साथ सरकार ने कहा मेन फोकस क्या था? इंफ्रा पर। इसके अलावा सरकार ने कहा कि कुछ और चीजें हम फोकस करते हैं। ठीक, सरकार ने कहा कुछ और बातें भी हम ध्यान में देते हैं। जैसे कुछ और बातें क्या ध्यान में थी? तो कहा गया कि हम
ऐसे प्रयास करेंगे कि देश के नेशनल इनकम में, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो। तो कुछ और बातें, ठीक, कुछ और बातें और मुख्य फोकस बिंदु, मुख्य फोकस, कुछ और बातें, कुछ, इसको ऐसे लिख देते, कुछ और महत्वपूर्ण बातें, कुछ और महत्वपूर्ण लक्ष्य। यानी इंफ्रा पर तो बात की ही जा रही है, इंफ्रा के साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर भी बात की जा रही है, ठीक, कुछ और महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर बात की जा रही है। वो महत्वपूर्ण बातें क्या थी? तो महत्वपूर्ण बातें ये थी कि देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि करेंगे, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करेंगे। क्या करेंगे? राष्ट्रीय आय में वृद्धि करेंगे। देश का जो नेशनल इनकम है उसको बढ़ाएंगे। देश में तकनीकी का आधुनिकीकरण करेंगे, तकनीकी का आधुनिकीकरण। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर पीपीटी से ही पढ़ाइए। हाँ, पीपीटी से ही पढ़ाएंगे बेटा, बस आज की बात है, कल से पुनः पीपीटी पर आ जाएंगे। स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके लिए पीपीटी सुंदर डिजाइन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, समझ में आ गई बात, ठीक। जितेंद्र कह रहा सर यूपीएससी वर्ल्ड एग्जाम में 2 नंबर पर आती है ना? हाँ हाँ, 2 नंबर पर आती है, ठीक। तो कहा गया कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, तकनीकी का आधुनिकीकरण करेंगे, निर्धनता और बेरोजगारी में कमी लाएंगे, निर्धनता और बेरोजगारी में कमी लाएंगे, निर्धनता और बेरोजगारी में कमी, निर्धनता और बेरोजगारी में कमी लाएंगे। यानी कुछ महत्वपूर्ण बातें और की गई। वो कहा गया कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, क्या करेंगे? नेशनल इनकम में वृद्धि करेंगे, तकनीकी का आधुनिकीकरण करेंगे, निर्धनता और बेरोजगारी में कमी करेंगे। समझना बात, ठीक, समझना बात को, ठीक। यानी बात यह की जा रही है कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि सरकार कह रही है इस योजना में कि मेन फोकस क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार कह रही है आधारिक संरचना पर सारी ताकत लगा, ठीक। तो मेन फोकस क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक। साथ साथ कहा गया कुछ सहायक बातें भी होंगी, कुछ सपोर्टिंग फोकस बिंदु होंगे। फोकस बिंदु क्या होंगे? कि हम नेशनल इनकम में वृद्धि करेंगे, तकनीकी का आधुनिकीकरण करेंगे, निर्धनता और बेरोजगारी में कमी करेंगे। हम क्या करेंगे? निर्धनता और बेरोजगारी में कमी करेंगे। क्या से इन योजनाओं के मुख्य लक्ष्य, यानी मुख्य लक्ष्य क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सहायक लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना है, ठीक, देश का तकनीकी तेजी से बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी का मॉडर्नाइजेशन करना है, और साथ साथ निर्धनता और बेरोजगारी में कमी करना, ये सब काम करने हैं। ये तो इस योजना के मुख्य और सहायक उद्देश्य थे, मेन फोकस और सपोर्ट। इस योजना में एक बात और कहा गया, इस योजना के डॉक्यूमेंट में लिखा गया कि हम गरीबी पर सीधे हमला करेंगे। कहा गया गरीबी पर सीधे हमला करेंगे। क्या कहा गया? गरीबी पर। गरीबी ऐसी चीज है कि आजादी से लेकर अब तक इस पर हमला ही हो रहा है। अभी भी चुनाव हो रहा है तो सब लोग क्या कर रहे हैं? हमको वोट दो, गरीबी हटाएंगे, हमको वोट दो, गरीबी हटाएंगे, हमको वोट दो, ठीक, गरीबी हटाएंगे, हमको वोट दो, ठीक, ठीक, समझ में आ गई बात? नहीं तो गरीबी पर खूब बात हुई है। तो इस योजना में कहा गया कि गरीबी पर सीधे हमला करेंगे, गरीबी पर सीधे हमला करेंगे, गरीबी पर सीधे हमला करेंगे। क्या करेंगे? गरीबी पर सीधे हमला करेंगे, अटैक करेंगे एकदम दुश्मन की तरह। तो लोगों ने पूछा कैसे हमला करोगे भैया? तो सरकार ने कहा इस योजना में कि हम कई योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, ठीक, कई योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, ठीक, और उन योजनाओं के माध्यम से हम सीधे सीधे गरीबी पर, सीधे सीधे निर्धनता पर हम। देखो, निर्धनता और गरीबी एक ही चीज होती है। एक व्यक्ति का 2 नाम है ना, जैसे मान लो हम चुनमुन का नाम रख दें रॉकी, व्यक्ति तो एक ही है ना, रेहान के नाम से हमारा व्यक्ति तो एक ही है, उसी को चुनमुन। क्लियर हो रहा है ना? तो हो गया। सुमित कह रहा है आंसर राइटिंग करा रहे हैं, आंसर राइटिंग थोड़ा पढ़ा रहे हैं, आंसर राइटिंग। सुमित कह रहा है सर मेरी दादी भी आपके सपने पूरे हों, के साथ दीर्घायु रहे हमारे हर विद्यार्थी। तो दादी जी इतना समझा ठीक नहीं लगता चुनमुन, बड़े के सामने किसी भी बुजुर्ग, मेरा हर विद्यार्थी, ठीक, तो समझ, रोजगार कार्यक्रम चलाया। हम सिर्फ इकोनॉमी पर बात कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ, ठीक। तो सरकार ने पहली योजना कौन चलाई? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाया। सरकार ने कहा कि हम राष्ट्रीय ग्रामीण, ठीक, रोजगार कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं। इसके तहत गांव के लोगों को, ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार देने का काम शुरू किया सरकार ने कहा, ठीक। सरकार ने कहा, समझना बात को, कि हम गांव में सड़क बनाएंगे, हम गांव में नालियां बनाएंगे, हम गांव में तालाब बनाएंगे। इससे क्या मजदूर होंगे, मजदूरों को काम मिलेगा, मजदूरों तक पेमेंट मिलेगा, ठीक, समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? तो मजदूरों को काम मिलेगा, मजदूरों को पेमेंट मिलेगा। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू। साथ साथ एक और योजना आई, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू। एकीकृत, ये सब योजनाओं के विषय में इसमें ढेर सारी योजनाएं, ठीक, तकरीबन तकरीबन समाप्त हो गई हैं, सिर्फ नाम से जानना है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, ठीक। क्या कहा गया? ठीक, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। सूक्ष्म उद्योगों के ग्रामीण स्तर पर, कहा गया कि ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर सूक्ष्म उद्योगों के विकास का कार्यक्रम शुरू किया गया। सूक्ष्म उद्योगों, ग्रामीण स्तर पर सूक्ष्म उद्योगों के विकास का कार्यक्रम, ग्रामीण स्तर पर सूक्ष्म उद्योगों के विकास का कार्यक्रम ये शुरू किया गया। कहा गया कि हम गांव के लेवल पर छोटे छोटे उद्योग बनाएंगे, ठीक, छोटे छोटे उद्योग बनाएंगे और इन्हीं से हम विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में
ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं महिलाओं एवं बच्चों के विकास का कार्यक्रम शुरू बच्चों के विकास का कार्यक्रम शुरू ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों के विकास का कार्यक्रम शुरू हुआ। ये भी सरकार ने इस पर काम करना शुरू किया। ठीक, इसी में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना भी लाई गई। गांव में जो लोगों के पास जमीन नहीं थी, एकदम भूमिहीन थे, उनके लिए सरकार ने कहा आपके काम धंधे की व्यवस्था करेंगे। तो इसी दौर में ग्रामीण ग्रामीण भूमिहीन रोजगार रोजगार कार्यक्रम शुरू किया। ठीक, शुरू किया गया। ये सब वो काम थे जिनके माध्यम से सरकार कह रही थी कि हम गरीबी पर सीधे हमला करेंगे। ठीक, हम गरीबी पर सीधे ठीक हमला करेंगे। इस योजना में इतना काम किया गया और इस योजना में काफी देश आगे बढ़ा। कुछ और उपलब्धियां रहीं, कुछ और बैंक इत्यादि बने, वो बैंकिंग सेक्टर में बताएंगे। तो ये रही बात ठीक इस योजना की। इसी योजना में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसी योजना में भारतीय आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक, इसी योजना में एक मॉनेटरी सिस्टम को शुरू करने के लिए सुखमय चक्रवर्ती समिति बनी थी। ये यहाँ इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि हम बैंकिंग में एग्रीकल्चर में नाबार्ड विस्तार से पढ़ाएंगे, बैंकिंग में एग्जिम बैंक भारतीय आयात निर्यात बैंक बनाएंगे, फिर ये सब बताएंगे तो वहाँ लाएंगे। ठीक ना, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई बात। भूमिहीनों के लिए रोजगार गारंटी योजना ये कहती थी। ठीक, भूमिहीनों के लिए रोजगार कार्यक्रम कहा जाता था इसे, और कहा जाता था कि इसके माध्यम से जिनकी जमीन नहीं है सबसे पहले उनको देने की व्यवस्था। ठीक हो गई बात। और दूसरी बात, मेरी क्लास का टाइम बेटा लोग 2.5 घंटे रहता है, ऐसे 8:30 तक। 8 के बाद ही कई लोग कहते हैं क्लास बंद कर दीजिए। 8:30 तक तो कम से कम पढ़ाएंगे, बाद में देखिए। और अभी 15 मिनट पढ़ाने के बाद आंसर राइटिंग पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं आ जाएंगे, आपकी मर्जी से दीवानी करिए, आंसर राइटिंग पढ़ लो। तो अब आई बात 7वीं पंचवर्षीय योजना की। अब बात आएगी 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7th पंचवर्षीय योजना। कालखंड इसका क्या हो जाएगा? 7th पंचवर्षीय योजना का कालखंड क्या हो जाएगा? ठीक, तो इसका कालखंड हो जाएगा 7th पंचवर्षीय योजना का 85 से 90, 1985 से 1990, 1985 से 1990 5वीं पंचवर्षीय योजना का 7वीं पंचवर्षीय का कालखंड हो जाएगा। ठीक, भैया बिटिया विद्याधर समझ गए? तो कुछ दिमाग में लाओ, तुम लिखोगे आंसर राइटिंग में, प्राय कुछ नहीं। ठीक, ज्ञान लिखना शुरू कर दीजिए। 10 85 से 90 के बीच के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई और इस योजना में अवसरों की बात की। इस योजना का जो एम था, ने कहा कि हम रोजगार के अवसरों में वृद्धि करेंगे। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करेंगे। इसमें वृद्धि करेंगे, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करेंगे। यह योजना कह रही है कि हम और कुछ नहीं, हम रोजगार के अवसरों में क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। यानी हम ऐसी स्थितियां बनाएंगे कि ढेर सारे रोजगार अवसर, और साथ साथ कह रही है कि हम और तेजी से दोबारा बूस्टअप करेंगे, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और तेज करेंगे। खाद्यान्न उत्पादन में ठीक और तेज वृद्धि करेंगे। खाद्यान्न उत्पादन में और तेज वृद्धि करेंगे। ठीक, क्या करेंगे? खाद्यान्न उत्पादन में और तेज वृद्धि करेंगे, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करेंगे। दो बात कहेगी। ठीक, समझ में आ गई बात? तो इस योजना में कई काम किए गए। इस योजना के कार्यों पर बात करते हैं या इस योजना की उपलब्धियों पर बात करते हैं। मुख्य हम सब नहीं बता रहे हैं क्योंकि योजनाएं खत्म की जा चुकी हैं, वही बता रहे हैं। ठीक, जो आने वाला है एग्जाम में, जो महत्वपूर्ण। ठीक, और दूसरी चीज, मैं अपने मुताबिक पढ़ाता हूं क्योंकि लिखाऊंगा भी। कुलविंदर के घर के पास बाजा बज रहा है, क्या करोगे? शादियों का सीजन तो नहीं है संदीप, तो अभी कुलविंदर थोड़ी देर बंद आ जाइए। अभी तो कमेंट नहीं मेरे पास आ रहा है। जब इस दुनिया पशु पक्षी देवता असुर राक्षस सबकी बात कर रहा हूं, तो मैं भी तो विद्यार्थी हूं। मैं ये नहीं कहता मैं दुनिया का सबसे समस्त मानव समस्त, मेरी भावना है इस पर उंगली उठाने का साहस। बात तो आप लोग आश्वस्त रहो। इस दौरान जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना शुरू ठीक 1989 में। इस जवाहर रोजगार योजना में गांव के प्रधान लोगों को पैसा मिलना शुरू हुआ था। गांव के प्रधान लोगों को पैसा मिलना शुरू हुआ था। और इसके पहले प्रधान लोगों को पैसा नहीं मिलता था, अब तो भर भर के मिलता है। इस जवाहर योजना में गांव के प्रधान लोगों को पैसा मिलना शुरू हुआ और इन प्रधान लोगों ने कहा गया पैसा लीजिए, गांव में कच्चे काम करवाइए, गांव में सड़क बनवाइए, नाला बनवाइए, बांध बनवाइए, ये सब बनवाइए जो गांव में काम होता है। अभी मनरेगा नहीं आई थी, बाद में मनरेगा आ गई। इस जवाहर रोजगार योजना का मनरेगा में विलय कर दिया गया। तो जो पंचायतों को पैसा मिलना शुरू हुआ ना, और पंचायतों से कहा गया कि अपने पंचायत के मजदूरों से गांव में काम करवाइए, कच्चे काम करवाइए, कच्ची सड़कें बनवाइए, मिट्टी उट्टी की सड़कें बनवाइए। इसे कहते हैं जवाहर रोजगार योजना। ये जवाहर रोजगार योजना यहीं से शुरू की गई। लक्ष्य था कि गांव का विकास भी कर लेंगे, गांव में कच्ची सड़कें भी बनवा लेंगे, मिट्टी डाल डाल करके सड़कें भी बनवा लेंगे, और दूसरी तरफ हम अपने गांव के मजदूरों को गांव में कुछ काम भी दे देंगे ताकि पलायन रुके। बाद में जब मनरेगा आई थी, इसी योजना का मनरेगा में विलय कर दिया। समझ में आ गई बात? एक बात तो इसी योजना में 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसकी शुरुआत की गई थी 1987 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई। ठीक, समझना बात को। इसी में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई थी। सरकार ने कहा कि गांव गांव तक, पंचायत तक हम प्राइमरी स्कूल लेकर के जाएंगे, हर पंचायत को ब्लैक बोर्ड देंगे,
और बच्चे को पढ़ाई लिखाई से, प्राथमिक एजुकेशन से, शिक्षा से जोड़ेंगे। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई थी। इसी योजना में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई। इसी योजना में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी। इसी योजना में कहा गया था कि हम पूरे के पूरे राष्ट्र को पढ़ाएं, तो इसी योजना में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को आगे बढ़ाया गया था। 1988 में ये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन सरकार ने लाया था। सरकार ने कहा था बड़े बूढ़े जो भी पढ़े लिखे नहीं है, कम से कम अक्षर ज्ञान पता पढ़ने लायक तो सबको बता दें। ठीक, एक संस्थान है सेबी। जब हम आपको कैपिटल मार्केट पढ़ाएंगे, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, यहाँ नहीं पूछिएगा सेबी क्या क्या नहीं, पूरा विस्तार से बताना है। इसी योजना में सेबी की स्थापना की गई थी। ठीक, सेबी की स्थापना की गई थी 1988 में। 1988 आते आते सेबी आ गया था। यह सब काम इस योजना में किए गए थे। ठीक, अब देखो इस योजना का जो कालखंड है, ठीक, इस योजना का जो कालखंड है वो क्या है? 1985 से 1990। हुआ कुछ यूं कि योजना ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन 1990 आते आते, लास्ट तक आते आते भारत एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया था। कल विस्तार से इसी इकोनॉमिक क्राइसिस की चर्चा करेंगे। भारत एक बड़े आर्थिक संकट में फंस चुका था। 90 आते आते कुछ कमियां भारत के भीतर की थी और कुछ घटनाएं भारत के बाहर हो गई। अमेरिका इराक का युद्ध इत्यादि हुआ। कमियां भारत के भीतर भी थी, कमियां भारत के बाहर भी था। भारत 90 के अंत तक आते आते, ठीक, एक भीषण आर्थिक संकट में फंस चुका था। इसी आर्थिक संकट पर हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। आज योजनाएं खत्म कर लेते हैं, ठीक है? कल का यही चैप्टर रहेगा, बहुत मजेदार चैप्टर पूरा बताऊंगा। तो 1991 आते आते भारत आर्थिक, 90 के दशक तक, अंत तक आते आते भारत आर्थिक संकट में फंस चुका था, बहुत भीषण इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस चुका था। और दूसरी तरफ इसी 90 में चुनाव भी हो रहे थे। तो एक तरफ चुनाव हो रहे थे, दूसरी तरफ आर्थिक संकट था। इसी चुनाव के दौरान राजीव गांधी जी की हत्या हो गई, कांग्रेस सत्ता में आई, मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री। मनमोहन सिंह और छोड़ दो, मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव की जोड़ी आई। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, सॉरी, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। कल की क्लास में सारे लोग लाइव आइएगा, मैं आर्थिक उदारीकरण की कहानी सुनवाऊंगा कि कैसे कैसे मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने, कहां कहानी की तरह से सुनाऊंगा। ठीक, पक्का प्रॉमिस रहा। आज तुम लोग में फंस गया। ठीक, देखिए आर्थिक सुधार लाए, यानी 1991 की इकोनॉमिक रिफॉर्म आई। 1991 की इकोनॉमिक रिफॉर्म आई, 1991 के आर्थिक सुधार लाए देश ने। इस पर हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। आज मैं सोच रहा हूं तुम लोग के लिए मैं पूरी रात जगूंगा, एक कहानी बनाऊंगा, एक स्टोरी के माध्यम से, तब तुम लोग समझ पाओगे। आज काम करूंगा रात भर। ठीक, समझ में आ गई बात? तब कल मजा आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म को अच्छे से समझ लिए तो बड़ा मजा आएगा। आकाश समझ गया? ममता समझ गया बेटा लोग? बेटा देखना, समझना बेटा लोग। तो 1991 में इकोनॉमिक सुधार लाए गए। सरकार ने कहा हम पूरी अर्थव्यवस्था को नए सिरे से सजाएं। ठीक, ठीक, हम पूरी अर्थव्यवस्था को नए सिरे से सजाएंगे, नए सिरे से बनाएंगे। क्लियर हो रही है बात? हम पूरी अर्थव्यवस्था से, ठीक, को नए सिरे से बनाएंगे। अच्छा, एक बच्चा पकड़ लिया मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हाँ, दरअसल बहुत ज्यादा काम का बोझ हो गया है, तो थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ाया है, लेकिन कुछ नहीं। ये स्वास्थ्य भी तुम्ही लोगों के लिए है ना, बच्चों के लिए काम करते तुम सब बेहतर रहना, ठीक होना चाहिए, तभी तो उसके पेड़ पौधे लहलाएंगे। ठीक, समझ गए बात को ना? तो देखो, यानी 1991 का रिफॉर्म लेकर के आते हैं, आर्थिक सुधार लेकर के आते हैं, और नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी कहती है कि पूरे देश की को पटरी पर लाएंगे, पूरा देश की अर्थव्यवस्था ठीक कर देंगे, व्यवस्थाएं नए सिरे से बनाएंगे। क्या व्यवस्था बनी, कैसे व्यवस्था बनी, क्या थी? कल की क्लास का टॉपिक ही होगा इकोनॉमिक रिफॉर्म। कल विस्तार से पढ़ेंगे। मेरे दिमाग में कहानी है बहुत दिनों से, मैं चाहता हूं एक बार आर्थिक सुधारों को कहानी के माध्यम से, आज रात को जग करके मैं 3-4 घंटा काम कर लूंगा तो बना दूंगा। ठीक ना, विस्तार से बताऊंगा। चलो, अगर स्वास्थ्य साथ दिया तो ठीक, समझ गए ना? पक्का। अब जब 1991 के आर्थिक सुधार लाए गए तो सरकार ने कहा कि भैया अभी हम पंचवर्षीय योजना लेकर के नहीं आ पाएंगे। तो सरकार ने तय किया कि हम 2 साल, ठीक, 1990 और 1991, साथ साथ 1991 और 1992, यह 2 साल हम एक एक साल की योजना लाएंगे। तो सरकार ने कहा कि इन 2 साल हम वार्षिक योजना लाएंगे। तो 2 साल लाई गई वार्षिक योजना। क्या लाई गई? 2 साल लाई गई वार्षिक योजना, यानी 91 और 92 2 साल लाई गई वार्षिक। उसके बाद 1991 में 1998, 1992 में, 1992 में 8वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई। इसका मैंने बना लिया, दरअसल मैंने उल्टा बनाना शुरू किया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना कब आती है? 1992 में आती है। और कब तक के लिए आती है? 1997 के लिए आती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 लाई गई, ठीक, और कब तक के लिए लाई गई? 1997 के लिए। समझ में आ गई बात? आराधना, ब्यूटी बिटिया, अच्छा ब्यूटी बहुत देर बाद मुझे दिखी, ये भी गुस्सा है कि नहीं देखता? नहीं नहीं नहीं, मैं सबको देखता हूं। आदित्य कहां जा रहा है? कह रहा ब्याह है, नाम वो मंडल का इलेक्ट्रिकल डाउन। 8वीं पंचवर्षीय योजना आती है, अब कुछ है नहीं, बहुत आसान आसान है। 8वीं पंचवर्षीय योजना आती है 1992 से लेकर के 1997 के लिए। ठीक, समझ में आ गई बात ना? तो देखो यहाँ मैं बनाया हूँ, यानी 1991 और 92, मैं उल्टा बनाने लगा था। 1991 और 92 में आर्थिक संकट का काल था, और आर्थिक संकट के कारण जो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में शुरू हुई नहीं थी, वह 90 में शुरू नहीं हो पाई। सरकार ने 1990, 91 और 1991, 92 के लिए योजना अवकाश रख दिया, कहा कि इन 2 कालखंड छुट्टी पर रहेंगे। ये सब एक एक स्क्रीन बनाने में मुझे 1-1 घंटा लगता है, फोटो खोजने। और फिर 1991 का आर्थिक सुधार आया, जिसे राव मनमोहन सिंह का विकास मॉडल भी कहा जाता है। ये हमारे श्रद्धेय पूज्य प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी हैं, ये हमारे श्रद्धेय माननीय देश के आधुनिक 2 व्यक्तियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान। ठीक,
समझ रहे हो? तो सारे लोग इनको प्रणाम कीजिए। नाज़नीन भी दिख रही है। क्या है नियाज़, ये का नाम क्या है? समझ, तुम्हारा नाम रखता हूँ अच्छा सा, रुको। वह योजना शुरू हो गई 1992 में, 8वीं पंचवर्षीय योजना ये कहते हैं। या 1992 की जो पंचवर्षीय योजना थी, या एक वाटर सेट योजना थी, ठीक? वाटर सेट योजना इसे इसलिए कहते हैं, इस योजना में देश के आर्थिक ढांचे में सुधार करना। दिलीप ने मेरा दिल खुश कर लिया, कह रहा है कि मैं आपका चंद्र, आप मेरे मेरे पास, मुझे आपसे कुछ ना सुन लेना। लास्ट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना था, ठीक? देश के आर्थिक ढांचे में स्ट्रक्चरल सुधार करना था। इसलिए इस योजना में, ठीक, लक्ष्य रखा गया, इस योजना की गरीबी में कमी करेंगे, रोजगार सृजन करेंगे, बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे, देश में संस्थाओं का निर्माण करेंगे, पंचायतों को मजबूत करेंगे, नगर पालिकाओं को मजबूत करेंगे। यह सब इस योजना में कहा गया। इस योजना के दौरान आर्थिक रूप से अगर हम प्रमुख घटनाओं की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसी योजना में भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना 1995 में, या इस योजना की जो हम एग्जाम के नजरिए से देख रहे हैं, भारत डब्ल्यूटीओ का मेंबर बना 1995 में। इसी योजना के दौरान पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया, कहा गया कि अब इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना देते हैं। इसी योजना में जिस सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी, उसके पावर को बढ़ा दिया गया, सेबी को वैधानिक दर्जा दे दिया गया, ठीक? सेबी को क्या दिया गया? वैधानिक दर्जा दिया गया। और ये सब 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ। इसके बाद आई 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1997 से लेकर के 2002 तक के लिए रही। ये बहुत आसान है चीजें। 9वीं पंचवर्षीय योजना आई जो 1998 से लेकर के 97 से लेकर 2002 तक रही। इस 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दुनिया में कुछ आर्थिक हलचलें हुई थी। इसी दौरान 1997 में पूर्वी एशियाई वित्तीय संकट शुरू हो गया था। अर्थात 1997 में इसी योजना में जो हमारे पूर्व के देश हैं, जो पूर्वी एशिया के देश हैं, इनके यहाँ बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, वित्तीय संकट आ गया था। इन देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। भारत पर भी इसका असर पड़ा, लेकिन आर्थिक सुधार चूंकि हो चुके थे तो भारत इन असर से निकल गया। तो एक पूर्वी एशिया का आर्थिक संकट आया था। भारत ने इसी योजना के दौरान पहली बार अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीदें ली थी। अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीदों का मतलब होता है कि भारत को इजाजत मिल गई कि भारतीय कंपनियां अमेरिकी शेयर बाजार में जाएंगे, अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज पर जाएंगी और अपना शेयर बेचेंगी। जब भारत की कोई कंपनी अमेरिकी शेयर बाजार में जाती है अपना शेयर बेचने, जब अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज पर जाती है अपना शेयर बेचने, तो उसको वहां के लिए अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीदें खरीदनी पड़ती। तो भारत ने पहली बार अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीदें खरीदी थी। समझ में आ गई बात? भारत ने पहली बार अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीदें खरीदी थी, यानी भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका के दरवाजे खुल गए। और इसी कालखंड में तुरंत एक भारतीय कंपनी अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज नॉस्डॉक में लिस्टेड भी हो गई थी, सूचीबद्ध भी हो गई थी। मेरी कंपनी नॉस्डॉक में लिस्टेड हो गई थी, सूचीबद्ध हो गई थी। इस योजना के दौरान 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई। इसी योजना के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई, गांव में कच्ची सड़कें बनाने पर काम हुआ। इसी योजना के दौरान 2001 में स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना शुरू हो गई। इसके तहत देश के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चारों को कहा गया, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना लेकर के आए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि सबसे पहले हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू करेंगे, यानी गांव में पक्की सड़कें बनवाएंगे। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा देश के 4 महानगरों को हम आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और एक स्वर्णिम चतुर्भुज बना देंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज का मतलब है हाईवे से, नेशनल हाईवे से देश के 4 महानगरों को आपस में जोड़ देंगे। बस टाइम हो गया क्या? अभी अपने आप बंद हो जाएगा, अपने आप नहीं। योजना शुरू की गई। इसी योजना में भारत ने अपनी सरकारी कंपनियों को बेचना शुरू किया गया प्राइवेट सेक्टर के साथ, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण शुरू हुआ, प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ। इस योजना में कहा गया था कि लक्ष्य रखा गया था कि जीवन की गुणवत्ता पर काम करना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बनाना है, उत्पादन पूर्ण रोजगार का सृजन करना है, देश के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है और एक देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना है। ये सब काम हुए। इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना आई जो 2002 से 2007 के लिए आई। कहा गया कि देश की जीडीपी को प्रतिवर्ष हम 8% की दर से बढ़ाएंगे। इस 8वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि देश की जीडीपी को कितना बचा है, देखना परेशान है सब, रहेंगे लिखवाएंगे क्या, रखा गया था। ठीक, यह भी लक्ष्य रखा गया था कि 2007 तक गरीबी की दर में 5% की कमी करेंगे, साक्षरता और मजदूरी, लिंग अंतराल, इन सबको 50% कम करेंगे। यानी कहा गया कि जो गरीबी की दर है इसमें 5% कमी कर देंगे। कहा दिया गया कि जो साक्षरता और मजदूरी में लिंग अंतराल है, अर्थात पुरुष ज्यादा पढ़े लिखे हैं, महिला कम पढ़ी लिखी है, इनके अंतराल का जो भी अंतराल है उसका आधा कर देंगे। जो पुरुष और महिलाओं को मजदूरी का अंतर है, पुरुषों को अधिक पैसा एक काम के लिए मिलता है, महिलाओं को एक काम के लिए मिलता है, कहा गया जितना अंतर है उसको भी आधा कम कर देंगे, यानी आधी असमानता को पाट देंगे। साथ साथ ये भी कहा गया कि सार्वभौमिक रूप से हम प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, पूरे के पूरे देश को पढ़ाएंगे, ऐसी व्यवस्था करेंगे कि देश का एक भी बच्चा स्कूल जाने से न छूटे। इस दौरान कुछ प्रमुख घटनाएं ये थी कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी बहुत तेज से आगे बढ़ी थी, ग्लोबल इकोनॉमी, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तेज से आगे बढ़ी थी और इसका लाभ भारत को भी मिला था। भारत बहुत तेजी से इस दौर में आगे बढ़ना शुरू हुआ। अपने इतिहास के दौरान आजादी के बाद भारत ने सबसे तेज अपनी जीडीपी की दर जो बढ़ाई थी इस योजना में बढ़ाई थी। लक्ष्य था 8% का और देखो 7.8% का विकास दर प्राप्त हो गया था। इसी योजना में मनरेगा की शुरुआत हुई थी, इसी योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई थी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। अर्थात इस योजना में एक तरफ कहा गया मनरेगा लाएंगे तो दूसरी तरफ कहा गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ला रहे हैं और इसके तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अर्थात प्राइमरी हॉस्पिटल की स्थापना करेंगे। इसी के साथ योजना समाप्त हुई। फिर 2007 से 2012 तक के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई। कहा गया कि तेज और समावेशी विकास हमारा लक्ष्य होगा, यानी हमारा उद्देश्य होगा कि हम तेजी से समावेशी विकास की ओर बढ़ेंगे। कहा गया कि फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब समावेशी विकास तो होगा, तेज होगा, तीव्रता से होगा। यह भी कहा गया कि हम देश के आर्थिक विकास में तेजी से वृद्धि करेंगे, देश के आर्थिक विकास को और समावेशी बनाएंगे, अर्थात गरीब और कमजोर लोगों को विकास का लाभ मिले ऐसा उपाय करेंगे। बेरोजगारी में 5% तक कमी करने की बात की गई। कृषि, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया गया कि खेती में काम करेंगे, एजुकेशन में काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे, विशेष प्रावधान करेंगे।
ठीक, ये सब काम कहे गए। इस दौरान एक कुछ प्रमुख घटनाएं हुई। सबसे पहली घटना हुई कि अमेरिका का एक बैंक था जिसे लेहमैन ब्रदर्स बैंक कहते हैं। यह बैंक डूब गया और बैंक के डूबने से अमेरिका में मंदी आ गई। अमेरिका का मंदी का प्रभाव यूरोप पर पड़ा, अमेरिका पर पड़ा, भारत पर, सबको पड़ा। ग्रीस नाम का देश तो बर्बाद हो गया। संप्रभु ऋण संकट आ गया। संप्रभु ऋण संकट का मतलब है जब कोई देश कह देता है मेरी औकात नहीं है जिससे मैं कर्जा लिया हूं चुका पाऊंगा, तो संप्रभु ऋण संकट कहते हैं। ग्रीस पुनः बर्बाद हो गया, पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। अमेरिका में मंदी थी, यूरोप में मंदी थी, इसलिए उस मंदी का प्रभाव भारत में निवेश पर पड़ा। बाहर से जो भारत को पैसा मिल रहा था थोड़ा सा कम हो गया और इस मंदी से निपटने के लिए भारत समेत पूरी दुनिया ने कैसिनियन आर्थिक मॉडल को चुना। अर्थात कैसिनियन आर्थिक मॉडल वो मॉडल है जो कहता है कि जब भी कोई देश मंदी में आए तो उस देश को अपने खर्चे बढ़ा देने चाहिए, अपने सरकारी खर्चे बढ़ा देना चाहिए, तेजी से सड़क, बांध, पुलिया, नल, तालाब का निर्माण करना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिला। तो देश ने, भारत ने भी कैसिनियन आर्थिक मॉडल को ही चुना, दुनिया ने भी कैसिनियन आर्थिक मॉडल को चुना। भारत मंदी से बाहर निकला। उसके बाद भारत की आखिरी परियोजना आई जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, 2012 से 2017 के लिए आई। इस योजना का लक्ष्य रखा गया तेज, टिकाऊ और अत्यधिक समावेशी विकास। कहा गया कि हम तेजी से टिकाऊ और अत्यधिक समावेशी विकास की ओर जाएंगे। तेज करेंगे समावेशी विकास, टिकाऊ करेंगे समावेशी विकास और बहुत अत्यधिक करेंगे समावेशी विकास। कहा गया कि हम 8% का ग्रोथ रेट प्राप्त करेंगे इस योजना के दौरान। और इसी योजना के दौरान 2014 में नई सरकार बन के आई और सरकार ने कहा हम योजनागत विकास के मॉडल को छोड़ रहे हैं, हम किसी ऐसे डेवलपमेंट मॉडल पर काम नहीं करेंगे। सरकार ने कहा हम पंचवर्षीय योजना ही पूरी तरह समाप्त कर दे रहे हैं, हम योजना आयोग ही पूरी तरह से समाप्त कर दे रहे हैं। तो सरकार ने योजनागत विकास का मॉडल छोड़ दिया। इसी योजना के दौरान विमुद्रीकरण किया गया, नोटबंदी की गई और योजना आयोग की जगह एक नया संस्थान बना दिया गया जिसे हम नीति आयोग कहते हैं। और इस प्रकार योजनाओं की कहानी खत्म हुई। कल ले चलेंगे आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म में, बताएंगे कहानी, रात को बनाएंगे और उसके बाद करें वही 15 मिनट बोला 15 मिनट होगा फिर आपके